देवताओं के विरुद्ध, अध्याय 226 से 230। नमस्कार। आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 226। स्वर्ग ने ज़ेया क्विंग्यू को आशीर्वाद दिया। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 226। स्वर्ग ने ज़ेया क्विंग्यू को आशीर्वाद दिया। लिंग वगौ पहले तो चौंका, फिर वह तेजी से आगे बढ़ा और जियो कुंडली की वर्तमान स्थिति की जांच की। मामूली जांच के बाद उन्होंने राहत की सांस ली। उसकी हथेली के एक झटके से जियो कुंडली के शरीर पर हर घाव पूरी तरह से सील हो गया। इसके तुरंत बाद उन्होंने तुरंत घोषणा की, जियो कुंडली ने अस्थायी रूप से चलने की क्षमता खो दी है। फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड के ज़ेया क्विंग्यू ने जीत हासिल की है। वह कल के सेमीफाइनल में पहुंचेगी। जियो संप्रदाय के सभी 6 सदस्य पहले ही खड़े हो गए थे। उनमें से प्रत्येक के चेहरे पर भय के भाव थे। गुस्से में चील की तरह जियो जुएटियन तेजी से स्वॉर्ड डिस्कोर्स अरेना की ओर उड़ गया। अपनी गहन ऊर्जा के ब्रश से जियो कुंडली की चोटों की जांच करने के बाद उनकी अभिव्यक्ति फिर से बदल गई। उसके शरीर पर 30 से अधिक घाव थे, लेकिन उनमें से कोई भी गहरा नहीं था। वह इस कारण पर बहुत स्पष्ट था कि पहले जियो कुंडली से अचानक 30 से अधिक कट क्यों सामने आए। फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड शिष्य के सामने इस तरह की घटना होना इससे अधिक सामान्य बात भी नहीं हो सकती। जिस बात ने उसे चौंका दिया था वह ये थी कि जियो कुंडली की पहले की शक्ल से ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उनके लिए इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात ये थी कि ये कटौती नहीं थी, बल्कि चोटों के नीचे क्या था, ठंडी ऊर्जा जिसने जियो कुंडली के अधिकांश मेरिडियन को बंद कर दिया था। ये भी अज्ञात था कि थोड़ी देर पहले अचानक विस्फोट होने से पहले ये ठंडी ऊर्जा कब जियो कुंडली के मध्याह्न रेखा में प्रवेश कर गई थी। यदि इसका पता चल गया होता तो गहन ऊर्जा दमन के तहत जियो कुंडली के लिए ऐसी स्थिति में होना संभव नहीं था जिसमें उसकी चोटों से खून इस तरह बहता हो। जियो जुएटियन ने ज़ेया क्विंग्यू को गहराई से देखा और धीमी आवाज में कहा, मैंने मूल रूप से सोचा था कि इस रैंकिंग टूर्नामेंट में फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड का एक और अत्यधिक दिखावटी प्रदर्शन नहीं होगा। ऐसा लगता है जैसे मैंने गलती कर दी है। लियर के शरीर में इतनी ठंडी ऊर्जा डालने के लिए और उसे जाने या महसूस किए बिना ऐसा करने के लिए आपकी फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स कम से कम 5वें चरण में होनी चाहिए। अच्छी बात है कि लियर ने पृथ्वी को बाहर नहीं निकाला है चौंकाने वाली तलवार, नहीं तो वह और भी बुरी तरह हार जाता। जियो जुएटियन की आवाज बहुत धीमी थी और इतनी धीमी थी कि केवल ज़ेया क्विंग्यू ही इसे सुन सकती थी। बोलना समाप्त करने के बाद वह पूरी तरह से स्थिर जियो कुंडली को ले गए और तलवार प्रवचन क्षेत्र छोड़ दिया। आज की प्रतियोगिता एक के बाद एक अप्रत्याशित मैच थे। क्वार्टर फाइनल का आखिरी मैच एक और अप्रत्याशित निष्कर्ष था। उद्धरण चिन्ह ... आखिर क्या हुआ? जियो कुंडली अचानक क्यों गिर गया? मैं पहले तीव्र ऊर्जा प्रकाश से अंधा हो गया था, इसलिए मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। जियो कुंडली शायद ज़ेया क्विंग्यू की अंतिम चाल से प्रभावित हुआ। उसके बल का प्रभाव बहुत भयंकर रहा होगा। इस तथ्य को जोड़ने के साथ कि फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड की फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स घावों को तुरंत जमा सकती है, शायद यही कारण है कि जियो कुंडली को यह एहसास नहीं हुआ कि उसे इतनी चोटें मिली हैं। ऐसा होना चाहिए। दर्शकों में खूब बहस हुई। वे अभी भी जियो कुंडली के घावों के अचानक खुलने की व्याख्या कर सकते थे, लेकिन उसके अचानक कठोर तरीके से गिरने से वे चकित हो गए। मुख्य सीटों पर लिंग युएफेग ने अपनी भौहें हल्की सी सिकोड़ ली और कहा, ऐसा लगता है ये 17 वर्षीय युवा लड़की उतनी सरल नहीं है जितनी वह सतह पर दिखती है। यूनर, तुम्हें खुश होना चाहिए कि वह इस वर्ष केवल 17 वर्ष की है। यदि वह आपकी ही उम्र की होती तो वह एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी होती जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती थी। लिंग यू चुप था। क्वार्टर फाइनल के समापन के साथ कल के सेमीफाइनल की व्यवस्थाएं जल्द ही गहरे पत्थर के केंद्र में दिखाई दी। मैच नंबर 1 ब्लू विंड इंपीरियल फैमिली की यून चेक बनाम हेवनली स्वॉर्ड विला के लिंग जी। मैच नंबर 2 हेवनली स्वॉर्ड विला के लिंग यून बनाम फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड के ज़ेया क्विंग्यू। ओ वाह, दोनों जीजाजी और बड़ी बहन वास्तव में शीर्ष 4 में प्रवेश कर गए। ये टीटीटी है। बहुत अद्भुत। गहरे पत्थर पर नाम देखकर ज़ेया युवानवा कुछ हद तक असंगत होने की हद तक उत्साहित थी। वह इस बार हेवनली स्वॉर्ड विला तक खुशी खुशी यूचे के पीछे चल रहा था। वह केवल बाकी गहन अभ्यासकर्ताओं की तरह रैंकिंग टूर्नामेंट के प्रति उत्सुकता के कारण था। उसने बिल्कुल किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसकी बहन और जीजाजी वास्तव में इस रैंकिंग टूर्नामेंट में 2 मुख्य पात्र बनेंगे। जो 2 लोग उनके सबसे करीबी थे, वे ब्लू विंड एम्पायर के युवा गहन चिकित्सकों के उच्चतम स्तर में शीर्ष 4 में पहुंच गए थे। उस तरह की खुशी, गर्व और महिमा इतनी तीव्र थी कि यह अवर्णनीय था। आह जीजाजी, आप क्यों मुंह काला किए रहते हो? क्या आप खुश नहीं हैं?
ये देखकर कि युनचे न केवल उत्साहित नहीं थी, बल्कि उसकी अभिव्यक्ति मौन और गंभीर थी, ज़िया युवानबा ने असमंजस में पूछा। युनचे ने अपना सिर हिलाया और फीकी मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह किंगयू वास्तव में इतनी मजबूत होगी। हे, मुझे भी इसकी उम्मीद नहीं थी। ज़िया युवानबा ने अपनी मुट्ठी भींच ली और चमकती आंखों से कहा, अगर पिता सुनेंगे कि बड़ी बहन पहले से ही इतनी अद्भुत हो गई है, तो वह निश्चित रूप से अविश्वसनीय रूप से खुश होंगे। अगर माँ ने इसके बारे में सुना। जैसे ही उसने माँ शब्द बोला, ज़िया युवानबा की आवाज थोड़ी धीमी हो गई। उसकी निगाहें अनियंत्रित रूप से थोड़ी धुंधली हो गईं और वह धीमी आवाज में बुदबुदाया, वह भी निश्चित रूप से बहुत प्रसन्न होगी। युनचे ने ज़िया युवानबा द्वारा बोले गए वाक्य के अंतिम भाग में असामान्यता पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपना दिल स्थिर कर लिया और अपने मन में पूछा, जैस्मिन, हॉट ऑफ स्नो ग्लेज्ड ग्लास और 9 प्रोफाउंड एक्सक्लूसिव बॉडी जिसके बारे में आपने पहले बात की थी, वे वास्तव में क्या हैं? और आप कैसे बता सकते हैं? उद्धरण चिन्ह ... मैंने मूल रूप से इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब उसने पहले अपनी असली ताकत का 20% इस्तेमाल किया, तो यह मेरी नजरों से बच नहीं पाया। हालांकि इतनी कम ताकत वाली जगह पर उन्हें उसके स्वयं सहित हॉट ऑफ स्नो ग्लेज्ड ग्लास और 9 प्रोफाउंड एक्सक्विजिट बॉडी की अवधारणा के बारे में नहीं पता होना चाहिए। वह ज्यादा से ज्यादा ये जानती होगी कि कुछ जगहों पर वह खुद दूसरों से अलग है। युनचे, चूंकि आप जानना चाहते हैं, मैं आपको बताऊंगा। जैस्मीन की आवाज झरने से बहते पानी की तरह कोमल और अलौकिक थी, लेकिन उसने जानबूझकर अत्यधिक प्रयास के साथ एक प्रकार का ऊंचा और बुजुर्ग स्वर प्रदर्शित किया। हॉट ऑफ स्नो ग्लेज्ड ग्लास एक विशेष प्रकार का दिमाग है। इस प्रकार के मन वाले व्यक्ति का स्वभाव अत्यंत शुद्ध और स्पष्ट होता है, मानो बर्फ और बर्फ हो। विकास के साथ व्यक्ति के पास अतुलनीय व्यापक क्षमता और आत्मा की ताकत होगी जो मजबूत और मजबूत होती जाएगी। उसकी वर्तमान उम्र के साथ हॉट ऑफ स्नो ग्लेज्ड ग्लास की क्षमताएं केवल शुरुआत में ही सामने आती हैं, और यह अत्यधिक उच्च व्यापक क्षमताओं के साथ साथ स्मृति का प्रदर्शन करेगी। उसने जो कुछ भी देखा है वह बस एक नजर में याद हो जाएगा और उसके दिमाग में दृढ़ता से अंकित हो जाएगा, चाहे विवरण किसी भी स्तर का हो, और वह जीवन भर नहीं भूलेगी। जैसे जैसे हॉट ऑफ स्नो ग्लेज्ड ग्लास की क्षमता धीरे धीरे प्रकट होती है, वह अच्छे और बुरे के साथ साथ खतरे को भी महसूस करने में सक्षम हो जाएगी और आसानी से विभिन्न रहस्यों को देख सकेगी, और यहाँ तक कि सभी जीवित चीजों के दिल में भी देख सकेगी। जिस किसी के पास स्नो ग्लेज्ड ग्लास का दिल है, वह आमतौर पर सर्वोच्च और सबसे पवित्र अस्तित्व होगा जो दुनिया से परे है। यहाँ तक कि दैवीय राजा और दैवीय संप्रभु भी निश्चित रूप से उकसाने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि किंवदंतियां कहती हैं कि जिसके पास हॉट ऑफ स्नो ग्लेज्ड ग्लास होता है उसे स्वर्ग से आशीर्वाद मिलता है, और जो कोई उन्हें नुकसान पहुंचाता है उसे स्वर्ग की तरह सजा भुगतनी पड़ेगी। चमेली ने हल्के ढंग से वर्णन किया। युनचे की भौहें लगातार कई बार थी, फिर धीरे से पूछा, क्या तुम्हें सच में यकीन है कि वास्तव में इस तरह का वह चीज है जिसे उसके शरीर पर स्वर्ग का आशीर्वाद प्राप्त है? इस तरह की चीज जो आपके संज्ञान से परे है, आप स्वाभाविक रूप से इस पर विश्वास नहीं करेंगे। मैं आपको इसे समझाने की जहमत नहीं उठाऊंगा। उसका हॉट ऑफ स्नो ग्लेज्ड ग्लास वैसे भी इस तरह के विमान में वास्तव में परिपक्व नहीं हो पाएगा। हालांकि उसके पास मौजूद 9 प्रोफाउंड एक्सक्विजिट बॉडी। जैस्मीन का स्वर अचानक अजीब हो गया। ये सबसे अच्छा है कि कोई भी उस पर ध्यान न दे जो 9 प्रोफाउंड एक्सक्विजिट बॉडी की अवधारणा को जानता है। अन्यथा उसे अपने पूरे जीवन में एक भी शांतिपूर्ण दिन की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों? 9 प्रोफाउंड एक्सक्विजिट बॉडी में एक्सक्विजिट शब्द एक एक्सक्विजिट वर्ल्ड को संदर्भित करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उसके शरीर में एक छोटी सी दुनिया मौजूद है। क्या आप समझते हैं कि इसका किस प्रकार की धारणा का मतलब है? इसका मतलब यह है कि उसके पास असीमित और अनंत शक्ति हो सकती है। जिस शक्ति को मांस का शरीर संभाल नहीं सकता, वह सब उत्तम दुनिया के भीतर संग्रहित की जा सकती है। इस तरह चाहे कितनी भी गहन कला क्यों न हो, वह खेती करती है, उनमें से कोई भी उसके गहन शक्ति स्तर और उसके शरीर की सहन शक्ति से प्रतिबंधित नहीं होगा। उदाहरण के लिए, उनकी क्षेत्रीय गहन कला फ्रोजन क्लाउड आर्ट चुयुचेन सम्राट क्षेत्र में आधा कदम है, और फ्रोजन क्लाउड आर्ट की उसकी खेती छठे चरण में है और आगे जारी नहीं रह सकती है। इसकी अत्यधिक संभावना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि 7वें चरण में कम से कम सम्राट प्रोफाउंड दायरे की गहन ताकत की आवश्यकता होती है। लेकिन जिसके पास 9 प्रोफाउंड एक्सक्लूसिव बॉडी है, वह चाहे तो 7वें चरण तक साधना कर सकती है, भले ही वह प्राथमिक गहन क्षेत्र में ही क्यों न हो। हॉट ऑफ स्नो ग्लेज्ड ग्लास द्वारा लाई गई अत्यंत उच्च व्यापक क्षमता के साथ
मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा अगर फ्रोजन क्लाउड आर्ट की उसकी वर्तमान खेती चू यूचेन की तुलना में अधिक है। जैस्मीन से यूचेन न केवल एक के बाद एक अकल्पनीय गहन कलाओं के संपर्क में आया, उसने लगातार कुछ अवधारणाएं भी सुनी जो पूरी तरह से विदेशी थीं और यहाँ तक कि बेहद दूर और भ्रामक भी लगती थीं। इस बार युनचे को जो झटका लगा वह निस्संदेह सबसे बड़ा था और सबसे प्रत्यक्ष भी, क्योंकि ये अवधारणाएं, जिन्होंने सामान्य ज्ञान को पूरी तरह से तोड़ दिया था, बिल्कुल उनकी पत्नी के नाम पर प्रकट हुई। उद्धरण चिन्ह ... उत्तम दुनिया। एक इंसान के शरीर में वास्तव में इस तरह की चीज हो सकती है। यूचे ने बिना सोचे धीमी आवाज में बुदबुदाया। उसने सुना था कि जब गहन शक्ति एक निश्चित अत्यंत उच्च क्षेत्र तक महान होती है तो कोई व्यक्ति एक छोटी सी दुनिया खोल सकता है जो स्वयं की होती है, लेकिन उसने कभी नहीं सुना था कि किसी के शरीर के भीतर एक छोटी सी दुनिया भी मौजूद हो सकती है। अगर उसके पास वास्तव में 9 प्रोफाउंड एक्सक्लूसिव बॉडी है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो यह एक विशेष योग्यता है जो उसकी है और इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप ये क्यों कहते हैं कि यदि ये दूसरों को पता चल गया तो यह संभव है कि वह अपने पूरे जीवन काल में कभी भी शांति से न रहे? यूचे ने सवाल किया। क्योंकि जिसके पास 9 प्रोफाउंड एक्सक्लूसिव बॉडी है वह इस दुनिया में सबसे महान गहन खेती करने वाले इनक्यूबेटरों में से सबसे महान है, विशेष रूप से उस व्यक्ति के लिए जो उसकी महत्वपूर्ण कौमार्यता प्राप्त करता है। वे यिन और यांग के संभोग के दौरान अपने डेंटियन के भीतर एक उत्तम दुनिया उत्पन्न करेंगे जो स्वयं की होगी। ज़िया क्विंग्यू और ज़िया युवानबा जिस ज़िया परिवार से थे, वे पीढ़ी दर पीढ़ी व्यापारी थे और उनके पिता ज़िया हुनई एक ईमानदार व्यवसायी थे जो ईमानदारी और वफादारी को महत्व देते थे। तो उसने बेटे और बेटी की जोड़ी को क्यों जन्म दिया? ज़िया युवानबा के पास अत्याचारी सम्राट की दिव्य नसें थी, जबकि ज़िया क्विंग्यू के पास और भी अधिक रहस्यमय, चमकता हुआ ग्लास दिल और उत्तम शरीर था जिसके बारे में जैस्मीन ने बात की थी। यदि जैस्मीन का निर्णय गलत नहीं था तो इस ज़िया हुनई को वास्तव में स्वर्ग से अत्यधिक आशीर्वाद मिला था। जैस्मीन के मुंह में चाहे अत्याचारी सम्राट की दिव्य नसें हो या ग्लेज ग्लास हॉट और एक्सक्लूसिव बॉडी, सभी अत्यंत दुर्लभ अस्तित्व थे। और उनकी माँ यूचे को ज़िया युवानबा और ज़िया क्विंग्यू की माँ के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह उससे कभी नहीं मिला था और ऐसा लगता था कि जब वे छोटे थे तभी उसकी मृत्यु हो गई थी। युनचे हेवनली स्वॉर्ड विला के रास्ते पर चला और चुपचाप चीजों के बारे में सोचा। रात के पर्दे गिरने शुरू हो चुके थे। बाहर ज्यादा लोग नहीं थे और कभी कभार उनका सामना कुछ संप्रदाय के शिष्यों से हो जाता था। वे सब अपने कदम रोक लेते और विस्मय की दृष्टि से उसे दूर तक देखते। इन लोगों में से अधिकांश ने रैंकिंग टूर्नामेंट के पहले दिन प्रोफाउंड स्ट्रेंथ असेसमेंट के दौरान उनका बेहुदा मजाक उड़ाया था, लेकिन अब उन्होंने उसे एक प्रकार की श्रद्धा भरी दृष्टि से देखा। रैंकिंग टूर्नामेंट के शीर्ष 4 में पहुंचने के लिए ये वह ऊंचाई थी जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। यूचे फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड के आंगन के सामने आया। आंगन का दरवाजा पूरा खुला था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे आंगन के अंदर और बाहर 2 अलग अलग दुनियाएं हों। बाहर हल्की और गर्म हवा चल रही थी, फिर भी आंगन में हड्डियों को कंपा देने वाली ठंडी आभा तैर रही थी और हवा के प्रवाह का अनुसरण करते हुए उस पर झपट पड़ी। यूचे ने आंगन में कदम नहीं रखा। हवा में सांस लेने के बाद उन्होंने कहा, ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस के शिष्य युनचे फ्रोजन ब्यूटी की परी को देखने का अनुरोध करते हैं और आज उनके दयालु बचाव के लिए व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देने की उम्मीद करते हैं। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 227 मौन में लगाया गया खतरा। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 227 खामोशी से पैदा हुआ खतरा। आमतौर पर फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड के आंगन के सामने काफी संख्या में लोग इधर उधर देखते होंगे। वे सभी जमे हुए बादल परियों की सुंदरता की एक झलक देखना चाहते थे, लेकिन मूल रूप से एक भी ऐसा नहीं था जिसने उनसे बातचीत करने की हिम्मत की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक युवा अभ्यासी के पास अपने क्षेत्र में कितना अधिकार, शक्ति, प्रसिद्धि या क्षमता है। जब अभ्यासी फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड के शिष्य के सामने पहुंचता था तो वह हमेशा डरपोक हो जाता था और उसके भीतर शर्म की भावना भी अनियंत्रित रूप से बढ़ जाती थी। जहां तक उन लोगों की बात है जिन्होंने चू यूचेन के साथ सीधे दर्शकों से मिलने का अनुरोध करने का साहस किया, वहां बिल्कुल भी कोई नहीं था। बर्फ के कण फड़फड़ाने लगे और बहुत तेजी से एक सुंदर परी जैसी आकृति उसके सामने प्रकट हुई और वह वास्तव में ज़िया क्विंग्यू थी। उसकी खूबसूरत आंखें चुपचाप यूचे के चेहरे पर रुक गईं और कहा, सर यून, यदि आप फ्रोजन ब्यूटी सीनियर मास्टर को देखना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप छुट्टी ले लें। फ्रोजन ब्यूटी सीनियर मास्टर को हमेशा शांति और शांति पसंद रही है
और वह फ्रोजन क्लाउड असगार्ड के बाहर के लोगों के साथ बातचीत करने के लिए कभी इच्छुक नहीं रहे हैं। आपका इरादा? मेरा मानना है कि फ्रोजन ब्यूटी सीनियर मास्टर ने इसे सुना है। युनचे ने उसकी ओर देखा और सख्ती से कहा, क्विंग्यू मेरी पत्नी, मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूँ। एक, मुझे पति कहो, या दो, मुझे मेरे नाम से बुलाओ। तुम मेरी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी हो। तुम्हें अपने पति को सर कहने वाली पत्नी कहाँ मिलेगी? युनचे के शब्दों के संबंध में जिया क्विंग्यू थोड़ा भी क्रोधित नहीं थी, क्योंकि उसने थोड़ा सिर हिलाया। ठीक है, फिर किंग्यू अब से तुम्हें युनचे के रूप में संदर्भित करेगा। युनचे के होठों का बायां कोना थोड़ा सा हिल गया। उसने हल्की सी आह भरी और बेबसी से बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम पहले जैसे हो जाओ। उस समय आप हमेशा मुझे उदासीनता से देखते थे, लेकिन जब मैं जानबूझकर आपको अपने शब्दों से अपमानित करता था, तब भी आप कुछ गुस्सा व्यक्त करते थे। लेकिन अब आप हमेशा इतने सुस्त रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे आप बदल गए हैं किसी और को। जैसे ही उसने धीरे से कहा, जिया क्विंग्यू की आंखों की रोशनी थोड़ी बदल गई। मेरी असगार्ड की आइस हॉट आर्ट किसी के दिल को शांत और एकत्रित होने की अनुमति देती है और उसे उसकी इच्छाओं से दूर करती है। आपके पहले के शब्दों के संबंध में किंग्यू उन्हें प्रशंसा के रूप में लेगा। किसी को उसकी इच्छाओं से दूर कर दे तो क्या वह व्यक्ति फिर भी इंसान होगा? युनचे ने अपना सिर हिलाया और विषय बदल दिया। क्विंग्यू मेरी पत्नी, शीर्ष 4 में प्रवेश करने पर बधाई। इस रैंकिंग टूर्नामेंट के बाद आपका नाम पूरी दुनिया में फैल जाएगा। इस तरह के शब्द मुझे ही आपसे कहने चाहिए। जिया क्विंग्यू की अभिव्यक्ति थोड़ी जटिल हो गई। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप 2 साल की छोटी सी अवधि में इस स्तर तक पहुंच जाएंगे। आपने उन लोगों को सबसे शक्तिशाली प्रतिशोध दिया है जिन्होंने आपका उपहास किया, आपको कम आंका और यहाँ तक कि आपको आपके घर से भी बाहर निकाल दिया। मैं फ्रोजन ब्यूटी की परी देखना चाहता हूँ। किंग्यू मेरी पत्नी, कृपया उस तक मेरा अनुरोध पहुँचाने में मेरी मदद करें। वह संभवतः मुझसे मिलने को इच्छुक हो सकती है, युनचे ने कहा। जिया क्विंग्यू ने धीरे से अपना सिर हिलाया। यह असंभव है। फ्रोजन ब्यूटी सीनियर मास्टर निश्चित रूप से आपसे नहीं मिलेंगे। कृपया वापस आएं। रैंकिंग टूर्नामेंट कल। किंग्यू, उसे मेरे कमरे में आने की अनुमति दो। इस समय एक आवाज, जो धुंध जितनी अस्पष्ट और बर्फ जितनी ठंडी थी, एक अज्ञात दिशा से गूंजी, जो धीरे धीरे 2 लोगों के कानों में पड़ रही थी। जैसा कि उसने तुरंत कहा, जिया क्विंग्यू की खूबसूरत आंखों में गहरा आश्चर्य झलक उठा। हाँ, सीनियर मास्टर। युनचे, मेरे पीछे आओ। आंगन की साज सज्जा बिल्कुल युनचे की तरह ही थी, और संयोग से चू युनचे ने जिस कमरे का स्थान चुना था, वह बिल्कुल युनचे के समान था। जिया क्विंग्यू के नेतृत्व में युनचे उसके कमरे के बिना कुंडी वाले दरवाजे के सामने पहुंच गया। थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद उसने दरवाजे को धक्का देकर खोला और अंदर दाखिल हुआ। एक सर्द माहौल ने तुरंत उसे घेर लिया। युनचे के सामने एक परी की सुंदर पीठ वाली आकृति थी। वह खिड़की के सामने खड़ी थी, खिड़की से छन रही चमकदार चांदनी में स्नान कर रही थी। चांद की रोशनी में उसका सफेद वस्त्र चमक रहा था। फ्लोरोसेंट रोशनी उसकी गर्दन पर उजागर बर्फीले मांस के साथ चमक रही थी और चांदनी बर्फ से भी अधिक सुंदर थी। अचानक युनचे को ऐसा महसूस हुआ मानो वह किसी देवता को देख रहा हो जो चंद्रमा महल से नश्वर क्षेत्र में उतर आया हो, और वह चकित हुए बिना नहीं रह सका। एक क्षण के लिए वह अपने पास मौजूद चीजों को भूल गया कहना चाहता था। चू युनचे ने उसकी ओर मुड़कर नहीं देखा और उसकी आवाज ठंडी लग रही थी। क्या आप जानते हैं मैं आपसे क्यों मिलना चाहता हूँ? मुझे पता है। युनचे को होश आया और उसने बेहोश होकर उत्तर दिया, क्योंकि तुम मुझे देखना चाहती हो, ठीक वैसे ही जैसे मैं तुमसे अलग होने के बाद तुम्हें फिर से देखने के लिए तरसता हूँ। उद्धरण चिन्ह ... बकवास। चू युनचे की आवाज में गहरा गुस्सा महसूस किया जा सकता था। जिस कारण से मैं आपसे मिलने को इच्छुक हूँ, वह आपको व्यक्तिगत रूप से बताना है। जैसे ही मैंने मौत की बंजर भूमि छोड़ी, हमारे बीच हिसाब किताब पहले ही तय हो चुका था। हम अब एक दूसरे के ऋणी नहीं हैं, और हमारे बीच फिर कभी किसी प्रकार का संबंध नहीं होगा। बेहतर होगा कि आप हमारे बीच की बातचीत के बारे में सब कुछ भूल जाएं। आज के बाद हम बिल्कुल अजनबी हो जाएंगे। हालांकि चू युनचे के शब्दों ने युनचे को हंसाया। यदि आप वास्तव में हमारे बीच सभी मतभेदों को कम करने के लिए दृढ़ हैं, तो आप व्यक्तिगत रूप से हेवनली स्वॉर्ड विला में क्यों आए? आज से पहले, जब मैं मुसीबत में था, तो आप सबसे पहले आगे आकर मेरी मदद क्यों कर रहे थे? ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में अफवाह है कि फ्रोजन ब्यूटी की परी, जिसका व्यक्तित्व ठंडा है, निश्चित रूप से ऐसा नहीं करेगी। हेवनली स्वॉर्ड विला में मेरे आने का कारण केवल हमारी असगार्ड मालकिन के स्थान पर आना था। मैंने तुम्हें क्यों बचाया? इसका कारण ये था कि मैं फेन मोली की बेशर्म हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर सकता था।
इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। चू यूचेन ने ठंडे स्वर में कहा, तुम मुझे मूर्ख बना सकते हो, लेकिन क्या तुम स्वयं को मूर्ख बना सकते हो? युनचे मुस्कुराया, यदि तुम्हारा हृदय सचमुच इतना दृढ़ है, तो मुझे ये सब समझाने की क्या आवश्यकता है? अपने आप से पूछें, इस अवधि के दौरान क्या आपके पास हमेशा मेरे बारे में सोचने की अनियंत्रित इच्छा नहीं होती है? हमने साथ में बिताए आधे साल के बारे में सोचने की इच्छा। इस बार हेवनली स्वॉर्ड विला में आपके आने का असली कारण क्या वास्तव में मुझे देखना नहीं है। जहाँ तक अन्य कारणों की बात है, वे तो बस बहाने हैं जो आपने अपने लिए गढ़े हैं। जब यूचे ये कह रहा था, वह चू यूचेन की ओर चला गया। मैंने शुरू में सोचा था कि इससे पहले कि मैं काफी मजबूत हो जाऊं, मुझे तुम्हें देखने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जब मुझे पता चला कि आप वास्तव में हेवनली स्वॉर्ड विला में भी आए हैं, तो क्या आप जानते हैं कि मुझे कितनी खुशी हुई? क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि तुम मेरी वजह से यहाँ आए हो। क्योंकि आप जानते थे कि मैं ब्लू विंड इंपीरियल परिवार का प्रतिनिधित्व करूंगा और इस रैंकिंग टूर्नामेंट में भाग लूंगा। अपना मुंह बंद करो, पास मत आओ। युनचे के शब्दों ने चू यूचेन के दिल को पूरी तरह से भ्रमित कर दिया, और जब उसने महसूस किया कि युनचे उसके पास आ रही है, तो वास्तव में इस महान विशेषज्ञ के चेहरे पर घबराहट की एक झलक दिखाई दी, जिसने सम्राट प्रोफाउंड दायरे में कदम रखा था। जब वह अपने शरीर को मोड़ने ही वाली थी, तो पहले से ही एक जोड़ी बाहों ने धीरे से और मजबूती से उसकी कमर को पकड़ लिया था, उसे पीछे से गले लगा लिया था। चू यूचेन का दिमाग क्षण भर के लिए शून्य हो गया और उसका पूरा शरीर तुरंत अकड़ गया। उसके कान के पास यूचे की कोमल आवाज सुनाई दी, मुझे पता है, आपके लिए फ्रोजन क्लाउड असगार्ड को छोड़ना असंभव है, और आपके लिए खुद को स्वीकार करना और भी असंभव है। मेरे पास आपको मजबूर करने का अधिकार नहीं है, लेकिन मैं बस यही चाहता हूँ कि इससे पहले कि मैं आपको बाहर लाने और उन सभी बाधाओं को तोड़ने की शक्ति हासिल कर लूं, जो हमें रोकती हैं, आप यह नहीं भूलेंगे, न केवल आप फ्रोजन क्लाउड असगार्ड के चू यूचेन हैं, तुम्हारे पास नन्ही परी नाम की पहचान है। तुम नन्ही परी हो जो सिर्फ मेरी है। अगर तुम नन्ही परी के रूप में अपनी पहचान को भूलना भी चाहो तो फिर तुम वही थे जिन्होंने मेरा कौमार्य छीन लिया था। आप इसकी जिम्मेदारी न लेने के बारे में नहीं सोच सकते हैं और अपना भोजन खत्म करने के बाद इसे पूरी तरह से भूलने की तैयारी नहीं कर सकते हैं, ठीक है? चू यूचेन की हालिया हरकतें सचमुच विचित्र थीं। रात में एक शिष्या से मिलना जो उसके संप्रदाय से नहीं था। अगर यह अतीत में होता, तो ये कुछ ऐसा होता जो मूल रूप से नहीं होता। ज़िया क्विंगयू, जो यूचे को चे यूचेन के कमरे में लेकर आई थी, उसने कमरे में लहराती मोमबत्ती की रोशनी को संदेह से भर दिया। इसी समय बिना कुंडी वाला दरवाजा अचानक खुल गया। सही कहे तो उसे जबरदस्ती खोला गया था। युनचे का शरीर ठंडे दबाव से उल्टा उड़कर बाहर आ गया। हालांकि उतरने के बाद वह बमुश्किल अपने पैरों को स्थिर करने में कामयाब रहा, फिर भी वह काफी थका हुआ लग रहा था, और उसके उतरते ही दरवाजा जो जबरदस्ती खोला गया था, वह धमाके की आवाज के साथ कसकर बंद हो गया। आपने सीनियर मास्टर को नाराज कर दिया। ज़िया क्विंगयू की खूबसूरत आंखें उसकी थकी हुई अभिव्यक्ति को देखकर मनोरंजक ढंग से घूम गईं। वह कैसे संभव हो सकता है? भले ही मेरे पास 10,000 गुना अधिक संपत्ति हो, साहस, मैं उसे क्रोधित करने का साहस नहीं कर पाऊंगा। यूचे ने गंभीरता से कहा। फ्रोजन ब्यूटी की परी ने मेरा धन्यवाद स्वीकार करने के बाद मुझे विनम्रता पूर्वक विदा कर दिया। यार, यह ऐसा ही था। क्या ऐसा है? ज़िया क्विंगयू की नजरें क्षण भर के लिए उसके चेहरे पर रुक गईं। जाहिर है, उसे उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। फिर उसने धीरे से कहा, आपने अपना उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। यदि आपके पास यहाँ करने के लिए और कुछ नहीं है, तो कृपया वापस लौट आएं। कल के रैंकिंग टूर्नामेंट में आपका सामना लिंग जी से होगा। मास्टर ने मुझे बताया है कि हालांकि लिंग जी युवा है, थोड़ा भी चतुर नहीं दिखता है और अपनी भावनाओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करता है, वह वास्तव में एक पूर्ण प्रतिभाशाली है जिसकी प्रतिभा लिंग युन से भी आगे निकल जाती है। कल के द्वंद्व में तुम्हें सावधान रहना होगा। ठीक है, याद दिलाने के लिए धन्यवाद। इसके विपरीत कल आपका प्रतिद्वंद्वी मेरे मुकाबले अधिक परेशानी भरा होगा। युनचे की आवाज रुक गई और फिर वह अचानक जारी रहा। क्विंगयू मेरी पत्नी, क्या तुमने कभी हॉट ऑफ स्नो ग्लेज्ड ग्लास और 9 प्रोफाउंड एक्सक्लूसिव बॉडी के बारे में सुना है? हॉट ऑफ स्नो ग्लेज्ड ग्लास, 9 प्रोफाउंड एक्सक्लूसिव बॉडी। ज़िया क्विंगयू की भौहें संदेह से थोड़ी झुक गईं और फिर उसने अपना सिर हिला दिया। क्विंगयू ने इसके बारे में कभी नहीं सुना है। ज़िया क्विंगयू की प्रतिक्रिया देखकर यह स्पष्ट था कि उसे हॉट ऑफ स्नो ग्लेज्ड ग्लास और 9 प्रोफाउंड एक्सक्लूसिव बॉडी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यूचे ने तुरंत कहा, ओह, ये कुछ खास नहीं है, फिर मैं छुट्टी ले लूंगा। जब वह मुड़ा और जाने की तैयारी कर रहा था, यूचे के कदम अचानक फिर रुक गए।
वह पीछे मुड़ा और बोला, कल लिंग युन के साथ आपके द्वंद्व में मुझे आशा है कि जो विजयी होगा वह लिंग युन नहीं बल्कि आप हैं। उस स्थिति में फाइनल मैच में आपका प्रतिद्वंद्वी मैं होगा। भले ही उसने केवल वे कुछ शब्द छोड़े थे, वे अहंकार और निस्संदेह आत्मविश्वास से भरे हुए थे, जैसे कि उसकी नजर में कल लिंगजी के साथ उसके द्वंद्व का परिणाम पहले ही निर्धारित हो चुका था। युनचे के जाते हुए चेहरे को देखकर ज़िया क्विंगयू एक क्षण के लिए मौन हो गई और फिर वह धीरे से अपने आप में बुदबुदाने लगी। 2 साल से भी कम समय में उसने दुनिया में क्या क्या अनुभव किया। उसी समय हेवनली स्वॉर्ड विला में एक अन्य स्थान पर लिंग कुन माइटी हेवनली स्वॉर्ड क्षेत्र के अधिकारियों में से एक के रूप में उनकी स्थिति केवल माइटी हेवनली स्वॉर्ड क्षेत्र में निम्न मध्यम वर्ग के रूप में मानी जा सकती है। हालांकि ब्लू विंड साम्राज्य में उसकी स्थिति और उसकी ताकत सभी बड़े संप्रदायों को डराने और सम्मानित करने के लिए पर्याप्त थी। उनमें से कोई भी उसे अपमानित करने या उसकी अवज्ञा करने का जरा भी साहस नहीं करेगा। 4 महान पवित्र भूमियों की नजर में ये छोटे साम्राज्य तीसरे दर्जे के स्थानों के अलावा और कुछ नहीं थे, जहां वे कदम रखने की जहमत भी नहीं उठाते थे। हेवनली स्वॉर्ड विला ने लिंग कुन के लिए जो प्रांगण तैयार किया था वह भी बेहद भव्य था। अकेले उसकी सेवा करने वाले सेवकों की संख्या 1 दर्जन से अधिक थी और वर्तमान में उसकी सेवा करने वाले इन सभी लोगों को उसने भेज दिया था। मोमबत्ती की हल्की रोशनी से जगमगाते कमरे में उसने एक खजाना जेड निकाला जो पूरी तरह से नीले बैंगनी रंग का था। यह अत्यंत दुर्लभ और अद्वितीय ध्वनि संचरण जेड का एक टुकड़ा था। गहन ऊर्जा के सम्मिलन के साथ नीले बैंगनी ध्वनि संचरण जेड ने एक हल्की चमक उत्सर्जित की और भीतर छिपी ध्वनि संचरण संरचना तेजी से घूमने लगी। यंग हॉल मास्टर, आप कैसे हैं? क्या तुम्हें अब भी ये तुच्छ बूढ़ा आदमी याद है? लिंग कुन ने अपनी पलकें सिकोड़ ली और धीरे से ध्वनि संचरण जेड से बात की। वरिष्ठ लिंग, शक्तिशाली स्वर्गीय तलवार क्षेत्र का लिंग कुन, अब ये निश्चित रूप से दुर्लभ है। ऐसा लगता है आपको इस युवा मास्टर के साथ चर्चा करने के लिए कुछ दिलचस्प बात करनी चाहिए। ये सही है, लिंग कुन ने धीरे से कहा। ये बूढ़ा आदमी यंग हॉल मास्टर के साथ व्यापार करना चाहता है। मेरा मानना है कि यंग हॉल मास्टर निश्चित रूप से इस व्यापार में रुचि लेंगे। ओह, जारी रखें। हो, मैंने सुना है कि यंग हॉल मास्टर इन हाल के वर्षों में एक ऐसी लड़की की तलाश में है जिसके पास 9 प्रोफाउंड एक्सक्लूसिव बॉडी हो, और ऐसी ही एक रहस्यमय लड़की इस बूढ़े आदमी का वास्तव में सामना हुआ है। मुझे आश्चर्य है कि क्या यंग हॉल मास्टर की रुचि है। क्या? जो आवाज शुरू में शांत थी वह तुरंत तेज हो गई और फिर उसकी आवाज एक बार फिर डूब गई। ये युवा मास्टर स्वाभाविक रूप से सीनियर लिंग की आंखों पर संदेह नहीं करेगा, लेकिन चूंकि यह 9 प्रोफाउंड एक्सक्लूसिव बॉडी है जो 10,000 वर्षों में शायद ही कभी दिखाई देगी, वरिष्ठ लिंग अपने लिए उपयोग क्यों नहीं कर रहा है या इसे अपने पवित्र को प्रस्तुत नहीं कर रहा है? शक्तिशाली स्वर्गीय तलवार क्षेत्र के स्वामी, ये बूढ़ा आदमी अपनी स्थिति जानता है। मेरे पास वास्तव में इस नौगहन उत्तम शरीर का आनंद लेने के लिए पर्याप्त साहस नहीं है। यदि मुझे इसे पवित्र मास्टर को अर्पित करना होता तो मैं इसे केवल तथाकथित गुणों के लिए विनिमय कर पाता, लेकिन यदि मैं इसे यंग हॉल मास्टर को अर्पित करता, मेरा मानना है यंग हॉल के साथ मास्टर की निर्भीकता और बुद्धि से इस बूढ़े व्यक्ति को निश्चित रूप से और भी अधिक लाभ मिलेगा। हाँ, सीनियर लिंग निश्चित रूप से एक चतुर व्यक्ति है। इस युवा मास्टर को स्मार्ट लोगों से बात करना पसंद है। ऐसा लगता है कि उस समय जब इस युवा मास्टर ने ध्वनि प्रसारण जेड को सीनियर लिंग के पास छोड़ दिया था, तो यह वास्तव में मेरी ओर से सबसे बुद्धिमान निर्णय था। वरिष्ठ लिंग जो भी लाभ चाहते हैं, कृपया बेझिझक उन्हें व्यक्त करें। यदि यह वास्तविक 9 प्रोफाउंड एक्सक्लूसिव बॉडी है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सीनियर लिंग क्या चाहता है, ये कभी भी बहुत अधिक नहीं होगा। जैसा कि मैंने सोचा था, यंग हॉल मास्टर सीधा साधा है। लिंग कुन हंसे। ये बूढ़ा आदमी केवल एक ही चीज चाहता है, 1500 ग्राम पर्पल वेन दिव्य क्रिस्टल, उद्धरण चिन्ह ... 1500 ग्राम। सीनियर लिंग का यह अनुरोध निश्चित रूप से बड़ा है। हाँ, दूसरों के लिए 1500 ग्राम पर्पल वेंड हेवन क्रिस्टल के बारे में भूल जाओ, उनके लिए 1500 ग्राम पर्पल वेंड हेवन क्रिस्टल प्राप्त करना भी मुश्किल होगा। लेकिन यंग हॉल मास्टर के अनुसार मेरा मानना है कि 1500 ग्राम पर्पल वेन डिवाइन क्रिस्टल प्राप्त करना वास्तव में कोई कठिन काम नहीं है। और जब 9 प्रोफाउंड एक्सक्लूसिव बॉडी की तुलना 1500 ग्राम पर्पल वेन डिवाइन क्रिस्टल से की जाती है, तो यह मूल रूप से उल्लेख करने लायक नहीं है। अच्छा, 2 साल के भीतर ये युवा मास्टर व्यक्तिगत रूप से 1500 ग्राम पर्पल वेन डिवाइन क्रिस्टल तैयार करेगा।
मुझे उम्मीद है कि जब वह समय आएगा, सीनियर लिंग निश्चित रूप से मुझे निराश नहीं करेंगे। युवा हॉल मास्टर, कृपया निश्चिंत रहें। जब तक ये बूढ़ा आदमी जीने से थक नहीं जाता, अन्यथा मैं निश्चित रूप से यंग हॉल मास्टर को थोड़ा सा भी मूर्ख बनाने की हिम्मत नहीं करूंगा। फिर ये बूढ़ा आदमी चुपचाप यंग हॉल मास्टर की खुशखबरी का इंतजार करेगा। ध्वनि संचरण जेड में प्रकाश गायब हो गया। लिंकुन ने अपना सिर उठाया, चुपचाप मुस्कुराया और धीरे से अपने आप में बुदबुदाया। उस लड़की की गहन आभा की विशेषता गुप्त टॉम में 9 प्रोफाउंड एक्सक्लूसिव बॉडी के रिकॉर्ड के समान ही है। हे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह के दिव्य शरीर का जन्म इस तुच्छ भूमि में होगा। स्वर्ग मूलतः मेरे पक्ष में है। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 228 दिव्य यान तलवार। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 228 दिव्य यान तलवार। आज रैंकिंग टूर्नामेंट का 10वां दिन था। सुबह हो चुकी थी और आसमान अभी पूरी तरह से चमका नहीं था। स्वॉर्ड डिस्कोर्स अरेना में 5वें से 8वें स्थान की रैंकिंग के मैच पहले से ही चल रहे थे। हालांकि उन मैचों में भाग लेने वाले लोग कल के क्वार्टर फाइनल के हारे हुए थे। लिंग फेयू, शुई वुशुन, जियो कुंगले और फेन जुएबी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करने से वे पहले से ही युवा पीढ़ी की शीर्ष प्रतिभा होने के योग्य बन गए थे। भले ही जियो क्विंग्यू द्वारा जियो कुंगले को 33 बार काटा गया था, वे सभी उथली चोटें थीं। उस समय उसकी शिरोबिंदु केवल जमी हुई थी, इसलिए आज वह पूरी तरह से ठीक था। जहां तक फेन जुएबी का सवाल है, उसके आत्मविनाशकारी रक्तसार और यूचे पर गुप्त हमले के बाद उसे लगी भारी चोटों के कारण उसने 5वें से 8वें स्थान के लिए आज की लड़ाई में भाग नहीं लिया। इसके अलावा भले ही वह बेदाग हो, लेकिन वह मूल रूप से अन्य 3 के बराबर नहीं था। चाहे उसने भाग लिया या नहीं, इसका अंतिम परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन कम से कम उसके चेहरे के अंतिम निशान सुरक्षित रहे। फेन जुएबी की अनुपस्थिति के कारण मूल 4 मैच 3 हो गए। पहले मैच में शुई वुशुंग ने जियो कुंगली को हराया। दूसरे मैच में शुई वुशुंग ने लिंग फेयू को मुश्किल से हराया। तीसरे मैच में लिंग फेयू ने जियो कुंगली को हराया। और इस प्रकार शुई वुशुंग की व्यक्तिगत रैंकिंग 5वें स्थान पर थी, लिंग फेयू की व्यक्तिगत रैंकिंग 6ठी थी, जियो कुंगली की व्यक्तिगत रैंकिंग 7वीं थी और फेन जुएबी की व्यक्तिगत रैंकिंग 8वीं थी। ये पहली बार था कि जियो संप्रदाय और बनिंग हेवन कबीले की पावर रैंकिंग इतनी जल्दी तय की गई थी। जियो संप्रदाय 4थे स्थान पर और बनिंग हेवन कबीले 5वें स्थान पर रहे, जिससे ये शीर्ष पर पहुंच गया। कई 100 वर्षों में पहली बार वे शीर्ष 4 से बाहर हो गए। इसका मुख्य कारण युनचे था, जो दुनिया में सबसे खतरनाक घोड़े का जन्म था। आसमान में सफेद बादल हल्के हल्के तैर रहे थे। 5वें से 8वें स्थान का निर्णय करने वाले मैच आखिरकार समाप्त हो गए और सुबह के केवल 9 बजे थे। सुबह की धूप में कुछ हद तक शक्ति की कमी थी, लेकिन स्वॉर्ड डिस्कोर्स अरेना के आसपास के दर्शकों का मूड और भी अधिक था, क्योंकि रैंकिंग टूर्नामेंट का सेमीफाइनल आखिरकार करीब आ रहा था। रैंकिंग टूर्नामेंट शुरू होने से पहले से ही कई लोग थे जिन्होंने लंबे समय से अंतिम स्थान की भविष्यवाणी की थी। लिंग यून नाम ने लंबे समय से देश को हिलाकर रख दिया था और यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया था कि पहला स्थान उसका था। अनुमानों के कई अलग अलग संस्करण हो रहे थे, लेकिन वे सभी अभी भी कुछ व्यक्तियों के इर्द गिर्द ही अटके हुए थे। फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड के शुई वुशुंग और वू जुएक्सिन, हेवनली स्वॉर्ड विला के लिंग फ्यू, बनिंग हेवन क्लान के फेन जिन, जियो सेक्ट के जियो कुंगले। लेकिन शीर्ष 4 में प्रवेश करने वाले 4 में से लिंग यून को छोड़कर अन्य 3 की उम्मीद नहीं की गई थी और न ही उनमें से कोई भी उन संप्रदायों का मूल शिष्य था जिनके बारे में उन्होंने सुना था। यहाँ तक कि कुछ भी नहीं थे जो उनके नाम जानता था। यहाँ तक कि लिंग जी के पास केवल हेवनली स्वॉर्ड विला मास्टर के बेटे की उपाधि थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि उसके पास इतनी ताकत है कि लिंग फेयू आत्मसमर्पण कर देगा और लड़ाई नहीं करेगा। आखिरकार वह बहुत छोटा था। सभी ने सोचा कि वह केवल अनुभव प्राप्त करने के लिए भाग लेने आया था। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि लिंग यून को छोड़कर अन्य 3 में से सबसे बड़ा केवल 17 वर्ष का था। पूरे रैंकिंग टूर्नामेंट के इतिहास में ये पहली बार अभूतपूर्व था। सेमीफाइनल के दूसरे मैच में लिंग यून और जिया क्विंग्यू के बीच मैच का निष्कर्ष सबकी नजरों में पहले ही तय हो चुका था। भले ही जिया क्विंग्यू एक प्रतिभाशाली व्यक्ति से भी अधिक प्रतिभाशाली थी, फिर भी उसके लिए दूसरा निष्कर्ष निकालना असंभव था। परिणाम स्वरूप भीड़ ने जिस चीज पर करीब से ध्यान दिया वही ऊंचे और लिंग जी के बीच आदान प्रदान का पहला मैच था। एक ने ट्रू प्रोफाउंड दायरे में गहन ताकत के साथ शीर्ष 4 में जगह बनाई थी और दूसरा 16 साल का था जिसने शीर्ष 4 में जगह बनाई थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीत किसकी हुई, उनमें से कोई भी एक अतुलनीय चौंकाने वाली मिसाल कायम करेगा।
ये बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर कोई कहे कि ये दोनों सुपर जीनियस थे जिन्हें कई सौ वर्षों में एक बार भी शायद ही कभी देखा गया हो। कल यूचे की फेन जुएबी के साथ लड़ाई देखने के बाद किसी ने भी आसानी से यह निर्णय लेने की हिम्मत नहीं की कि वह लिंगजी से हार जाएगा। फेन जुएबी के साथ अपने मैच में भले ही यह पहली बार था जब उसने अपनी भयानक असली ताकत का खुलासा किया था, ऐसा प्रतीत हुआ जैसे यह अभी भी उसकी पूरी ताकत नहीं थी। जहां तक लिंगजी की बात है, लिंग फेयू को तुरंत आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करना इस बात का सबूत था कि उसने कभी भी अपनी असली ताकत का प्रदर्शन नहीं किया था। यह ऐतिहासिक मुकाबला निस्संदेह सस्पेंस से भरा मैच होने वाला था। रैंकिंग टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे कम गहन ताकत और सभी समय के सबसे कम उम्र के प्रतिभागी के बीच एक द्वंद्व। युनचे लंबे समय से स्वॉर्ड डिस्कोस एरिना में शीर्ष पर था। इसके तुरंत बाद लिंगजी ने भी धीरे धीरे ऊपर की ओर अपना रास्ता बना लिया। युनचे से 60 मीटर दूर खड़े होकर उसने चुटीली मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। हे बॉस, सुप्रभात। लिंगजी की आवाज बिल्कुल तेज नहीं थी, लेकिन इतनी तेज थी कि लिंग वगो ने उसे सुना। जैसे ही वह दोनों पार्टियों के नाम और उनकी संबद्धता की घोषणा करने वाला था, उसने अचानक लिंगजी को यूचे को संबोधित करने का तरीका सुना। उसके दोनों पैर शिथिल हो गए और वह लगभग घुटनों के बल फर्श पर बैठ गया। ओह, आप वास्तव में जानते थे कि आपको मुझे बॉस कहना चाहिए। मैंने सोचा था कि आप अपना कर्ज स्वीकार नहीं करेंगे। युनचे ने प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथ अपनी छाती पर रख लिए। लिंगजी ने अपनी नाक ऊपर उठाए और बड़े उत्साह से कहा, मैं लिंगजी एक सच्चा इंसान हूँ। मैं जो भी शब्द कहता हूँ उसका बहुत महत्व होता है, इसलिए मेरे पास किसी सौदे से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। केवल काय ही अपनी बात से मुकरेंगे। वास्तव में युनचे ने उसे बड़ी घृणा से देखा। मैं 10 दिनों से अधिक समय से विला में रह रहा हूँ, लेकिन आप छोटा भाई वास्तव में एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए। तुम वास्तव में छोटे भाई बनने में अच्छे नहीं हो, क्या तुम हो? अरे, लिंगजी ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली क्योंकि उसकी आवाज भी धीमी हो गई थी। वह फुसफुसाया धीमी आवाज में, मैं वास्तव में जाना चाहता था, लेकिन बिग ब्रो ने कहा कि यह अच्छा नहीं लगेगा। ये वास्तव में मेरी गलती नहीं है। ये जानते हुए कि वह गलत था, उसने अपना सिर उठाते हुए तुरंत विषय बदल दिया। लेकिन बॉस, आपने वास्तव में मुझे निराश नहीं किया। जब पहले वे सभी लोग तुम पर व्यंग्य कर रहे थे, तो मुझे पता था कि तुम निश्चित रूप से उन्हें इसके लिए पछताओगे। हे, जैसी कि उम्मीद थी, यह मेरी उम्मीदों से बाहर नहीं था। जो व्यक्ति मुझे अपना बना लेगा, उसके पास आत्मसमर्पण करने और छोटा भाई बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। वह कोई सामान्य व्यक्ति कैसे हो सकता है? लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि बॉस वास्तव में सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा और यहाँ तक कि मुझसे भी भिड़ जाएगा। हो, यह एक बहुत बढ़िया अवसर है। अवसर? हाँ। लिंगजी ने हंसते हुए अपने मुंह के कोनों को पीछे खींच लिया। भले ही मैं कर्ज से पीछे नहीं हटूंगा और आपको बॉस नहीं कहूंगा, फिर भी मैं थोड़ा असंतुष्ट हूँ। आखिरकार आपने उस समय मेरे केवल 3 प्रहार ही प्राप्त किए और मुझे हराया भी नहीं। बॉस बनने के लिए आपको छोटे भाई से अधिक मजबूत होना चाहिए, है ना? इसलिए यूचे ने अपनी ठुड्डी पर उंगली उठाए और मंद मंद मुस्कुराने लगा। लिंगजी ने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी स्थानिक अंगूठी को घुमाया, जिससे पूरी तरह से सफेद जैद से बनी एक तलवार का मामला सामने आया। ये सही है, यह एक सफेद जैद तलवार का मामला था और पृथ्वी गहन हथियार था जिसे वह हमेशा हर एक में इस्तेमाल करता था उनके पिछले मैचों की। जैसे ही उसके हाथ ने चमकदार और साफ तलवार के डिब्बे को छुआ, लिंगजी की मुस्कुराती अभिव्यक्ति में तेज धार को देखना मुश्किल होने लगा। भले ही मैं कल के मैच में प्रवेश करूं, लेकिन कोई रास्ता नहीं है कि मैं बड़े भाई को हरा सकूं, इसलिए मैं इसका उपयोग करूंगा। इस मैच में मेरी सारी शक्ति और दुनिया में हर कोई मेरे लिंगजी के आकर्षण को याद रखे। लिंगजी, मुझे आपका छोटा भाई बनने के लिए पूरी तरह तैयार करने के लिए आपको मुझे पूरी तरह से हराना होगा, जबकि मैं इस तलवार प्रवचन क्षेत्र में अपनी पूरी ताकत का उपयोग कर रहा हूँ। यदि तुम मुझे हराओगे, तो तुम मेरे बॉस बनोगे। यदि तुम हार गए, मैं तुम्हें अपना छोटा भाई बनाने पर विचार करूंगा। ठीक है। यूचे ने तुरंत सिर हिलाया। उनकी अभिव्यक्ति भी केंद्रित और गंभीर हो गई। अगर मैं तुम्हें हरा भी नहीं सकता, तो जाहिर तौर पर मुझ में तुम्हारा बॉस बनने की योग्यता नहीं है। चूंकि यही मामला है, अपनी तलवार बाहर लाओ, मैं तुम्हें सच्ची ताकत दिखाऊंगा। लिंगजी के हाथों को एक बार धीरे से सहलाया गया और सफेद जैद तलवार का मामला खुल गया। टिमटिमाती नारंगी रंग की चमक के साथ एक पूरी सुनहरी नारंगी पतली तलवार, जो लगभग 5 फुट और 5 इंच की थी, लिंगजी के हाथों में उड़ गई। दूध। एक बार जब नारंगी तलवार जमीन से टकराए,
तो उसने अचानक एक लंबी तलवार की आवाज निकाली और उसकी तलवार की ताकत से हवा चुपचाप भर गई। तलवार की शक्ति भयंकर नहीं थी, न ही आक्रामक थी, लेकिन यह अपने साथ अतुलनीय भेदक शक्ति लेकर आई थी। इसने समय की 2 सांसों में पूरे तलवार प्रवचन क्षेत्र को पूरी तरह से कवर कर लिया। यहाँ तक कि जो लोग तलवार प्रवचन क्षेत्र के बिल्कुल किनारों पर बैठे थे, उन सभी ने महसूस किया कि एक शांत तलवार बल ने चुपचाप उन्हें घेर लिया है। इसने रहस्यमय ढंग से उनके दिलों और निगाहों का ध्यान आकर्षित किया और वे अपना ध्यान नारंगी रंग की तलवार के शरीर पर केंद्रित करने से नहीं रोक सके। यदि कोई तलवार की सावधानी पूर्वक जांच करे, तो उसे पता चलेगा कि नारंगी तलवार के चारों ओर की जगह की एक छोटी सी चौड़ाई धीरे धीरे विकृत हो रही थी। ये कैसा तलवार का बल है? मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। रुको, नारंगी रंग की तलवार, क्या ये हो सकती है? दिव्ययांग तलवार, सही, ये वास्तव में दिव्ययांग तलवार है, स्वर्गीय तलवार विला की स्काई प्रोफाउंड दिव्य तलवारों में से एक। ऐसा कहा जाता है कि लिंग युन ने 17 साल की उम्र में दिव्य युआन तलवार को अपने वश में कर लिया था। वह केवल 16 वर्ष का है, फिर भी उसने वास्तव में दिव्य यांग तलवार को अपने वश में कर लिया है। हेवनली स्वॉर्ड विला वास्तव में एक के बाद एक प्रतिभाएं पैदा करता है। लिंग युन पहले से ही एक अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि लिंग जी उससे भी बेहतर होगी। लिंग यूफेक के लिए ऐसे 2 बेटे होना उसके आरामदायक जीवन जीने के लिए पर्याप्त है। इस लड़ाई में ऐसा लगता है कि यूचे के लिए लिंग जी के खिलाफ विजयी होना संभव है, जिसने दिव्ययांग तलवार में महारत हासिल कर ली है। यूचे ने दिव्ययांग तलवार के बारे में कभी नहीं सुना था। हालांकि एक बार दिव्ययांग तलवार का पता चला, यूचे को इसकी असामान्य चौंकाने वाली तलवार शक्ति का एहसास हुआ। अनेक चर्चाओं की आवाजों से भरे परिवेश में, जिसमें गहन आश्चर्य भी था, उसे स्पष्ट रूप से यह समझने में मदद मिली कि यह तलवार किसी भी तरह से सामान्य नहीं थी। ये तलवार निस्संदेह दुनिया को हिला देने वाली स्काई प्रोफाउंड थी तलवार। इस साल के रैंकिंग टूर्नामेंट में पहली बार एक स्काई प्रोफाउंड वेपन आखिरकार सामने आया। हाथ में दिव्ययांग तलवार के साथ लिंग जी के पूरे व्यक्तित्व के आसपास का माहौल अचानक बदल गया था। उनका पूरा व्यक्तित्व तलवार बन गया था, क्योंकि एक गरिमा में तलवार की आभा उनके पूरे शरीर में घूम रही थी। उसकी आंखों में अब हंसी और लापरवाही का कोई कण न भरा था। इसके बजाय इसने एक तेज तलवार की भेदी ठंडी रोशनी उत्सर्जित की। यूचे आधा कदम पीछे हट गया। जैसे ही उसने अपना हाथ लहराया, बिना नुकीली नोक वाली एक मोटी ओवलॉर की विशाल तलवार अचानक आकाश से गिर गई। वह तेजी से उसके सामने गिरा, क्योंकि उसका आधा शरीर जमीन में गहराई तक डूबा हुआ था। यूचे ने दोनों हाथों से तलवार की मूठ पकड़ ली। थोड़े से बल के साथ ओवलॉर्ड की विशाल तलवार ने कुचले हुए पत्थर के बीच सीटी बजाई, जो हवा में घूम रहा था, क्योंकि उसकी तलवार की शक्ति सीधे पहाड़ की विशाल गति के साथ लिंग जी पर गिरी थी। हालांकि अधिपति की विशाल तलवार अभी भी केवल एक पृथ्वी गहन हथियार थी और पूरे क्षेत्र का स्तर दिव्ययांग तलवार से कमतर थी। इसकी अत्यंत प्रभावशाली आभा ने वास्तव में दिव्ययांग तलवार की भव्यता को बहुत कम नहीं किया। इसके बजाय ये दिव्ययांग तलवार की शांत तलवार ऊर्जा से अलग हो गया था। स्काई प्रोफाउंड वेपन और अर्थ प्रोफाउंड वेपन के बीच का अंतर ठीक स्टील और भूसे के बीच के अंतर जैसा था। हथियारों के मामले में यूचे बिल्कुल घाटे में था। हालांकि उनका रौब जरा भी कमजोर नहीं पड़ा। उसकी भारी तलवार की लहर के साथ हवा एक गगनभेदी चीख के साथ चिल्लाए, आओ। सेमीफाइनल का पहला मैच ब्लू विंड इंपीरियल फैमिली के यूचे बनाम हेवनली स्वॉर्ड विला के लिंग जी। मैच शुरू। न केवल जे ने तुरंत दिव्ययांग तलवार को प्रकट किया, बल्कि उसकी आभा में तनिक भी आत्मसंतुष्टि नहीं थी। ऐसा लगता है कि वह वास्तव में यूचे के साथ इस लड़ाई को महत्व देता है। लिंग यूएफेग ने धीरे से कहा और स्वॉर्ड डिस्कोस अरेना में 2 लोगों को देखा। एमेन, लिंग यून ने सिर हिलाया। आखिरकार यूचे एकमात्र व्यक्ति है जिसके लिए लिटिल जी ने वास्तव में मेरे अलावा इस दुनिया में समर्पण किया है। आधे साल पहले यूचे ने ट्रू प्रोफाउंड दायरे के तीसरे स्तर पर लिटिल जी के 3 हमलों को जबरदस्त ताकत से रोक दिया था। उन्होंने उन्हें इतना प्रभावित किया कि वे काफी देर तक लगातार इसके बारे में बात करते रहे। उस समय यूचे की कुल ताकत लिटिल जी से कई मील दूर थी। इस आधे साल में लिटिल जी की ताकत कई गुना बढ़ गई थी, इसलिए अगर वह इस बार यूचे से हार जाता, तो शायद वह ईमानदारी से और पूरी तरह से उसके प्रति समर्पण कर देता। शायद उसके प्रति उसकी विनम्रता से भी अधिक हद तक। मुझे लिंग यू के शब्दों के कारण लिंग यूएफेग की भौहें सिकुड़ गईं। कुछ देर तक चुपचाप सोचने के बाद उन्होंने अचानक कहा, अगर ऐसा है तो हम निश्चित रूप से यूचे को जीतने नहीं दे सकते। यूनर, अगर जी किसी भी तरह से नुकसान में है, तो दिव्य युआन तलवार से उसकी मदद करें। लिंग यूफेग के शब्दों ने लिंग यू को थोड़ा चौंका दिया।
फिर जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो, उसने हल्के से सिर हिलाया। मैं समझता हूँ। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 229 युआन यान संयोजन। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 229 युआन यान संयोजन। RIIPP टिल्ड अतुलनीय गगनभेदी ध्वनि से अंतरिक्ष विभाजित हो गया। जैसे ही लिंग जी के हाथों में दिव्य यान तलवार की ऊर्जा हवा में उड़ी, उसने हवा को चीर दिया और यहाँ तक कि तलवार प्रवचन क्षेत्र की कठोर सतह भी टोफू की तरह सीधे कटकर खुल गई। 300 मीटर दूर एक तेज प्रभावशाली शक्ति पूरे दर्शकों पर आई, उनके दिलों की गहराई तक घुस गई और लगभग सभी की पीठ में सिहरन दौड़ गई। ऐसा लग रहा था मानो वह बेहद ठंडी नारंगी तलवार की रोशनी और तलवार का इरादा उनकी पीठ पर दबा दिया गया हो। एक बार लिंग जी ने कार्रवाई की तो यह वास्तव में पूरी ताकत के साथ थी। तलवार की ऊर्जा का सामना करते हुए जो उसकी ओर बढ़ रही थी, यूचे ने अपनी तलवार को घुमाने के लिए दोनों हाथों का इस्तेमाल किया। जब उन्होंने प्रिजन गॉड सीरियस टॉम के मौलिक चरण को सक्रिय किया तो उनके पूरे शरीर में गहन ऊर्जा का विस्फोट हुआ। धीमी और गहरी विस्फोट ध्वनि के साथ ओवरलॉर्ड की विशाल तलवार ने अपने स्वयं के प्रहार से दिव्ययान तलवार की ऊर्जा का स्वागत किया। बूम! तेज धमाके के साथ तेज और अत्याचारी ताकतें एक साथ आ गईं। गहन ऊर्जा का एक भयावह तूफान बिना किसी रोक टोक के प्रकट हुआ। गहन ऊर्जा अवरोध अचानक कांप उठा। पसंद मकड़ी के जाले, दरारें तुरंत दो विरोधी सदस्यों के पैरों के नीचे अखाड़े के पत्थर के फर्श पर निकल आईं। हल्की नारंगी रंग की तलवार की ऊर्जा लगातार नष्ट कर रही थी, दरारें बना रही थी, क्योंकि भारी तलवार की शक्तिशाली आंधी भी तेजी से जमीन को फाड़ रही थी। सेनाओं के उन्मादी मिश्रण के दौरान दो लोगों की निगाहें एक दूसरे पर टिकी थी। एक तलवार की धार की तरह अद्वितीय रूप से तेज था, जबकि दूसरे में पहाड़ की महिमा और शांति थी। एक बार जब उनके वार टकराए तो दोनों के दिल एक साथ हिल गए। स्वॉर्ड डिस्कोर्स एरिना के किनारों पर मौजूद दर्शक और भी अधिक भयभीत हो गए, क्योंकि उन्होंने एक के बाद एक अपनी आंखें चौड़ी कर ली। तो बहुत मजबूत, इतनी दूर से भी मैं तलवार की उस भयानक ऊर्जा को महसूस कर सकता था। शीर्षों में स्थान पाने वाले एक संप्रदाय के शिष्य ने कांपती आवाज में कहा, मुझे भी यह महसूस हुआ। लिंग जी वास्तव में बहुत मजबूत है। पिछले मैचों में वह मूल रूप से कभी भी ऑल आउट नहीं हुए थे। नहीं, उसने अपनी आधी शक्ति का भी उपयोग नहीं किया। यदि यह हमला मुझ पर किया जाता तो मैं तनिक भी विरोध करने में सक्षम नहीं होता। क्या वह वास्तव में केवल आत्मा के गहन क्षेत्र के छठे स्तर पर है? जैसा कि अपेक्षित था, हेवनली स्वॉर्ड विला के सभी लोग राक्षस हैं। लेकिन इस तरह की हड़ताल यूची को वास्तव में मिली। लिंग जी द्वारा अपनी पूरी ताकत के साथ छोड़ी गई तलवार की ताकत और तलवार के इरादे के साथ साथ दिव्ययान तलवार की स्काई प्रोफाउंड ताकत के साथ इस एक हमले की भव्यता कल के क्वार्टर फाइनल में हुई हर चीज से आगे निकल गई। न केवल वे युवा गहन अभ्यासी, बल्कि इस दृश्य को देख रहे बुजुर्ग भी नाटकीय रूप से प्रभावित हुए। उसने न केवल दिव्ययान तलवार को वश में कर लिया है, बल्कि उसने दिव्ययान तलवार की कम से कम 60% शक्ति भी जारी कर दी है। जियो जुएटियन की आवाज में एक गहरी कपकपी स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। इसकी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से लिंग युन से कहीं अधिक होंगी। जियो जुएटियन की नजर यूचे की ओर घूम गई। लिंग जी की हड़ताल ने उसे पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया, और यूचे, जिसने दिव्ययान तलवार द्वारा किए गए लिंग जी के हमले को केवल एक अर्थ प्रोफाउंड तलवार से पूरी तरह से प्राप्त कर लिया था, ने उसे पूरी तरह से नुकसान में छोड़ दिया। वह नहीं जानता था कि उसका मूल्यांकन करने के लिए वह किन शब्दों का प्रयोग कर सकता है। टकराना। दोनों सेनाओं में एक साथ विस्फोट हुआ और दो लोग भी प्रभाव से पीछे की ओर भेजे गए। लिंग जी अपने पिछले पैर से जमीन से बाहर चला गया। एक भागते हुए प्रेत की तरह तेजी से उसका पूरा व्यक्तित्व अचानक आगे की ओर बढ़ गया और उसके हाथों में दिव्ययान तलवार ने अपनी उपस्थिति खो दी थी, मानो वह पतली हवा में गायब हो गई हो। इतनी तेजी! यूचे थोड़ा चौंक गया। चाहे वह लिंग जी की गति हो या तलवार की गति, वे दोनों उसकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक थे, इस हद तक कि उसकी आंखें भी नहीं पकड़ पाती थीं। यूचे ने अब लिंग जी की तलवार की मृग तृष्णा को पकड़ने का प्रयास नहीं किया। अत्यधिक ताकत के उछाल के साथ अधिपति की विशाल तलवार बेतहाशा बाहर की ओर घूम गई। भारी तलवार के झूलते चाप के बाद तलवार की किरणों की रेखाएं फूट गईं और एक के बाद एक टूटती गईं। भारी तलवार लिंग जी की आकृति की ओर बढ़ी, फिर भी ये केवल एक धुंधली छवि को ही छू सकी। उसी समय उसकी गर्दन के पिछले हिस्से से बर्फ जैसी ठंडी ठंडक महसूस हुई। RIIP। नारंगी पीली तलवार की ऊर्जा बिजली की तरह नीचे गिरी, जिससे हवा में एक काला निशान बन गया और इसने यूचे की बाद की छवि के अवशेषों को भी दो टुकड़ों में काट दिया।
युनचे का असली शरीर 10 मीटर दूर फिर से प्रकट हुआ और वह पलटवार करते हुए वापस आया। भारी तलवार की भयंकर आंधी और लिंग जी की तलवार की ऊर्जा कसकर केंद्रित हो गई और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। भारी तलवार को अपनी पसंद के मुख्य हथियार के रूप में चुनने में कई नुकसान थे। सबसे उल्लेखनीय नुकसान इसमें महारत हासिल करने में कठिनाई का स्तर था। साथ ही ये तथ्य भी था कि भारी तलवार का अत्यधिक वजन किसी की गति को काफी हद तक प्रभावित कर सकता था। लेकिन प्रिजन गॉड सीरियस स्टॉर्म ने युनचे को भारी तलवार पर महारत हासिल करने की अनुमति लगभग सही स्तर तक दी। भले ही ड्रैगन फॉल्ट एक स्काई प्रोफाउंड भारी तलवार के लिए, युनचे ने इसे पूरी तरह से महारत हासिल करने के लिए केवल कुछ दिनों का उपयोग किया। जहां तक किसी की गति पर भारी तलवार के बोझ का सवाल है, अप्रत्याशित गहन गति कौशल स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो ने उस कमी को पूरा कर दिया। प्रिजन गॉड सीरियस स्टॉर्म और स्टार गॉड की ब्रोकन शैडो दोनों के अस्तित्व ने भारी तलवार की दो प्रमुख खामियों को पूरी तरह से दूर कर दिया और युनचे को सबसे अच्छा व्यक्ति भी बना दिया भारी तलवार का उपयोग करने के लिए उपयुक्त। इसकी तुलना में बुद्ध के महान मार्ग से प्रदत्त शक्तिशाली हाथ की शक्ति वास्तव में गौण थी, क्योंकि जब तक किसी की गहन शक्ति का स्तर पर्याप्त ऊंचा था, चाहे वह कितनी भी भारी क्यों न हो, वह अभी भी एक भारी तलवार उठा सकता था। हालांकि भारी तलवार की महारत का कठिनाई स्तर, साथ ही वजन का बोझ कुछ ऐसा नहीं था कि गहरी ताकत किसी भी तरह से हस्तक्षेप कर सके। और चूंकि ये दो प्रमुख दोष अब नहीं रहे, तो भारी तलवार से जो शक्ति निकलती थी वह ऐसी थी जिसमें अन्य हथियार कभी नहीं पहुंच पाते थे। इसकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि भूत और देवता दोनों कांप उठे। भारी तलवार की नोक तेज नहीं थी। अपने महान झूलों और शरीर के साथ प्रत्येक बार ने तलवार की उन्मादी लेकिन चमकदार रोशनी की कुछ या यहाँ तक कि 1 दर्जन अलग अलग रेखाओं को तोड़ दिया। गहन ऊर्जा अवरोध जोर से हिल गया। भारी तलवार से उत्पन्न तूफान ने तलवार प्रवचन क्षेत्र के केंद्र में एक निरंतर लंबे बवंडर को जन्म दिया। उनके पैरों के नीचे नालियां और दरारें बहुत बढ़ गईं। टूटे हुए मैदान के टूटे हुए टुकड़े हवा के झोंके से ऊपर उठ गए और तीर और डार्ट की तरह सभी दिशाओं में फैल गए। ये ज्ञात नहीं था कि भारी तलवार कितनी बार घुमाई गई थी, और यह भी नहीं पता था कि कितनी नारंगी पीली तलवार की रोशनी टूट गई थी, लेकिन लिंग जी की चौंकाने वाली गति के तहत उसके कपड़ों का एक भी कोना नहीं छुआ था। ऐसा लग रहा था मानो दोनों के बीच गतिरोध चल रहा हो। भले ही लिंग जी आक्रामक प्रतीत हो रहा था, लेकिन वास्तव में वह अपने दिमाग में लगातार शिकायत कर रहा था। उनकी नजर में युनचे ने जिस गति से अपनी भारी तलवार घुमाई वह उतनी तेज नहीं थी। एक बार झूला झूलने में उसे जितना समय लगता था, वह 1 दर्जन या उससे अधिक बार झूलने के लिए पर्याप्त था। लेकिन इन दर्जनों हमलों को भी युनचे के एक हमले से पूरी तरह से विफल किया जा सकता था। युनचे के एक आक्रामक हमले की शक्ति को उसके 1 दर्जन हमले ही रद्द कर सकते थे, जो वह एक निश्चित दूरी तक तेजी से पीछे हटने के बाद ही कर सकता था। यदि वह अपने पलटवार के दौरान अपने मूल स्थान से दूर नहीं गया होता, तो वह पूरी तरह से निश्चित नहीं था कि वह इसे रोक सकता है। तब भी जब वह दिव्ययान तलवार का उपयोग कर रहा था, हर बार जब वह सोचता था कि उसने आखिरकार एक उद्घाटन हासिल कर लिया है, तो जो छेद हुआ वह हमेशा युनचे की बाद की छवि थी, और युनचे के बाद के पलटवार ने उसे हमेशा महसूस कराया कि वह खतरे से घिरा हुआ था। उसने निश्चित रूप से युनचे पर सीधे हमला करने की हिम्मत नहीं की। यदि यह आमने सामने की टक्कर थी, भले ही उसे विश्वास था कि वह युनचे में छेद कर देगा, यदि युनचे की मार उसे छू जाती तो अपना आधा जीवन खोना हल्के से छूटने के समान माना जाएगा। अतीत में जब भी वह किसी प्रतिद्वंद्वी के करीब पहुंच पाता था, तो लिंग जी की तलवार आमतौर पर उसके प्रतिद्वंद्वी को आसानी से शह और मात के लिए मजबूर कर देती थी। लेकिन अभी युनचे एक राक्षस देवता की तरह था जिसके करीब कोई नहीं जा सकता था। इसने सतह पर लिंग जी के हमलों को निर्बाध और चमकदार बना दिया, लेकिन सच्चाई ये थी कि वह बेहद बंधा हुआ महसूस करता था और अपने हर हमले से चौंक जाता था। इससे पहले कभी महसूस नहीं हुई इस भावना ने लिंग जी को बेहद असहज बना दिया, क्योंकि युनचे से पहले वह कभी भी ऐसे प्रतिद्वंद्वी से नहीं मिला था जिसने भारी तलवार का इस्तेमाल किया हो। बजना संक्षिप्त क्षण में दिव्ययान तलवार और अधिपति की विशाल तलवार का स्पर्श हुआ। अधिपति की विशाल तलवार के प्रभाव के बाद लिंग जी बहुत दूर तक उछल गया। जब वह उतरा तो आकाशीय यान तलवार हवा में ऊपर की ओर उठी और लिंग जी के मुंह से एक जोरदार चीख निकली। स्वर्ग की शक्तिशाली तलवार का गठन स्वर्गीय सितारा उन्माद। दिव्ययान तलवार उड़ गई। अपनी उड़ान के दौरान ये और भी अधिक चमकीला हो गया। फिर जैसे कि कोई भ्रम हो, उसकी रोशनी तेजी से बिखरी और बिखरकर 1 दर्जन से अधिक दिव्ययान तलवारें बनाने लगी जो बिल्कुल एक जैसी दिखती थी। इसके तुरंत बाद इसकी कई दसियों प्रतियां बन गईं, जब तक कि इसकी 100 से अधिक प्रतियां नहीं बन गईं।
100 या अधिक दिव्ययान तलवारें अलग अलग प्रक्षेप पथों के साथ अराजक उल्कापिंडों की तरह थीं, क्योंकि वे हर दिशा से ऊंचे पर उड़ रही थीं। ये दिव्ययान तलवारें महज भ्रम नहीं थी, क्योंकि प्रत्येक तलवार में एक अतुलनीय तेज तलवार की आभा थी। इस तरह की बेहद विचित्र तलवार संरचना ने कई युवा गहन अभ्यासकर्ताओं को मौके पर ही पीला कर दिया। यूचे की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, फिर भी उसमें डर का कोई लक्षण नहीं दिखा। उसकी भारी तलवार ऊपर की ओर चली गई और उसके पूरे शरीर में गहन ऊर्जा बेतहाशा भड़क उठी। ऊपर गिरता चांद, डूबता तारा, गहरे काले रंग की भारी तलवार ने एक विशाल काले चंद्रमा का आभास कराया। एक अथाह ब्लैक होल की तरह उन्मादी उल्का ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल लिया। बैंग 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 बैंग। हिंसक तूफान के बल के तहत स्काई प्रोफाउंड तलवार की शक्ति वाली तलवार के सिलहुट की रेखाएं नाजुक बर्फ के टुकड़ों की तरह थी, क्योंकि वे आसानी से एक के बाद एक टूटकर बिखर गईं। उनके प्रसार के बाद वे तूफान की ताकत से एक बार फिर टूट गए और फिर पाउडर के कणों में बदल गए। लेकिन पलक झपकते ही इससे पहले की शक्तिशाली और भयानक उन्मादी तलवार ने यूचे के सिर के एक भी बाल को छुआ था, वे सभी टुकड़े टुकड़े हो गए थे। समय की 2 सांसों से भी कम समय में प्रत्येक तलवार का आकार पूरी तरह से गायब हो गया था। केवल दिव्ययान तलवार बची थी, जो वापस लिंग जी के हाथों में चली गई थी। क्या लिंग यून की भौं अचानक सिकुड़ गई और उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। स्वर्गीय सितारा उन्माद वास्तव में इतनी आसानी से टूट गया था, क्योंकि वह एक भारी तलवार है। लिंग कुन, जिसने पिछले 10 दिनों में व्यवहारिक रूप से कभी बात नहीं की थी, अचानक बोलना शुरू कर दिया। उसकी बाज जैसी आंखें चुपचाप युनचे पर टिकी हुई थीं और उसने उदासीनता से कहा, उसने पूरी तरह से भारी तलवार की ताकत निकाल दी है। जहां तक उसके शरीर पर भारी तलवार के नुकसान की बात है, उन्हें उनकी सीमा तक दबा दिया गया है। इसका स्वामी निश्चित रूप से एक अतुलनीय असाधारण प्राणी है। हेवंस माइट स्वॉर्ड फॉर्मेशन के पास ऐसी शक्ति है जो स्वर्ग को नष्ट कर सकती है, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इससे नहीं डरता। इस दुनिया में एकमात्र चीज जो स्वर्ग की ताकतवर तलवार के गठन को इस हद तक रोक सकती है, वह भारी तलवार है। ऐसी भयावह तलवार रचना को देखकर आसपास के दर्शक पहले ही स्तब्ध हो चुके थे। ऐसे पूरी तरह टूट जाते हैं। स्वॉर्ड डिस्कोर्स अरेना के ऊपर लिंग जी पहले ही हवा में ऊंची छलांग लगा चुके थे और गिरती हुई दिव्ययान तलवार को पकड़ लिया था। हवा में वह घूम गया और उसकी तलवार रोशनी से टिमटिमा रही थी। जैसे ही वही ऊंचे के सामने चमका, उसका पूरा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी तरह से तलवार की रोशनी में विलीन हो गया हो। हेवनली स्वॉर्ड विला की परम तात्कालिक तलवार तकनीक, एक्सट्रीम लाइटनिंग की तलवार प्रतिभा, जिस स्वर्गीय सितारा उन्माद को अभी कुछ क्षण पहले अंजाम दिया गया था, वह केवल आधा दिखावा था। ये लिंग जी की वास्तविक अंतिम चाल थी, जिसके लिए वह शक्ति जमा कर रहा था। लिंग जी का तात्कालिक आंदोलन यूचे के प्रतिक्रिया समय के दायरे को पार कर गया। तलवार की रोशनी चमकी और दिव्ययान तलवार पहले ही अपने जोर में यूनचे के सामने आ चुकी थी, जिससे वह उसे रोकने के लिए समय पर अपनी तलवार घुमाने में पूरी तरह से असमर्थ हो गया, और उसे स्टार कोड की ब्रोकन शेडो को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त समय भी नहीं मिला। एक पल में यूनचे ने तुरंत पीछे हटने और बचाव के सभी विचारों को दूर फेंक दिया। उसके हाथों में मौजूद भारी तलवार में जरा भी पीछे हटने का इरादा नहीं था, जो होना चाहिए था। इसके बजाय ये बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ा। RIIIP एक हल्की गूंज के साथ दिव्ययान तलवार ने यूचे की सुरक्षात्मक गहन ऊर्जा रक्षा को आसानी से अलग कर दिया और एक खूनी तीर के रूप में उसके बाएं कंधे को छेद दिया। लिंग जी का अंतिम प्रहार सफल रहा, इसलिए उसे खुश होना चाहिए था। फिर भी ठीक इसी क्षण उसका रंग अचानक बदल गया, क्योंकि उसकी दिव्ययान तलवार ने सुरक्षात्मक गहन ऊर्जा सुरक्षा को भेद दिया, मांस से होकर गुजरी हड्डी में घुस गई, फिर वार किया एक अतुलनीय कठोर 10,000 वर्ष पुराने गहरे लोहे पर, और फिर 1 इंच भी आगे बढ़ने में असमर्थ था। यूनचे के शरीर में छेद करने के बारे में तो भूल ही जाए, वह एक छोटा सा आधा इंच भी छेद नहीं कर सका। यह कोई ऐसी हड़ताल नहीं थी जिसे कोई भी औसत जो बेतरतीब ढंग से निष्पादित कर सके। इसके बजाय ये लिंग जी से आया था, पूरी तरह से अपनी बढ़ती तलवार के इरादे को डालने के बाद, और आकाशीय यान तलवार एक स्काई प्रोफाउंड हथियार द्वारा किया गया हमला था। भले ही यह एक मोनोलिथ या गहरी धातु हो, उन दोनों को टोफू की तरह आसानी से छेदा जा सकता है। लिंग जी को जो सदमा लगा वह कोई छोटी बात नहीं थी। इसी समय यूचे की भारी तलवार भी उसकी ओर घूम गई। भारी तलवार जहां भी गई, हवा का एक भयंकर प्रवाह खुल गया। लिंग जी ने पीछे हटते समय तलवार के विस्फोटों को झेलने के लिए तुरंत अपनी पूरी ताकत लगा दी। साथ ही उसने प्रतिरोध में लगातार तलवार की ऊर्जा की असंख्य तरंगें उछाली। लेकिन भले ही उसने ऐसा किया, फिर भी वह इससे बह गया भारी तलवार की पवन शक्ति।
जंगली ताकत ने उसके दिल का दम घोंट दिया क्योंकि उसके आंतरिक अंग हिंसक रूप से कांपने लगे। लिंगजी उतरते समय लड़खड़ाकर पीछे की ओर चला गया और बमुश्किल अपना संतुलन स्थिर करने से पहले उसे कई कदम पीछे हटना पड़ा। उसके मुंह के कोने से धीरे धीरे खून की एक रेखा बह निकली। हेवनली स्वॉर्ड विला के बैठने की जगह पर लिंग युन ने अपनी भौहें बहुत सिकोड़ ली। फिर वह अचानक खड़ा हुआ और चिल्लाया, छोटी जी, ये लो। लिंग यू की दहाड़ के बीच एक विचित्र सियान रोशनी से भरी एक पतली तलवार उसके हाथ से उड़ गई। टूटते तारे की तरह वह एक झटके में 300 मीटर से अधिक की दूरी पार कर गया। जब ये गहन ऊर्जा अवरोध से होकर गुजरा तो थोड़ी सी भी रुकावट के बिना ये कुछ हद तक स्तब्ध लिंग जी के हाथों में पकड़ा गया। एक बार जब सियान तलवार हाथ में आ गई तो मानो उनमें अचानक बुद्धि विकसित हो गई हो। दोनों तलवारों से एक साथ एक उत्साहित तलवार की आवाज निकली। जैसे जैसे नारंगी और सियान रंग की चमक एक दूसरे की सुंदरता और चमक में जुड़ती गई, वे और अधिक तीव्र होती गईं। इसके साथ जो तीव्र हुआ वह तलवार की ऊर्जा की दो तरंगे थीं जो हिली और बाहर निकली, साथ ही सरगर्मी के बीच एक में विलीन हो गईं। ये है बड़े भाई की दिव्य युआन तलवार। लिंग जी ने एक हाथ से सियान तलवार और दूसरे हाथ से नारंगी तलवार को पकड़ लिया। इस समय दोनों तलवारों ने मानो अपनी सारी घमंडी हवा निकाल दी थी और उसे ये भी एहसास कराया था कि वे खून के माध्यम से जुड़े हुए हैं। जैसे ही उसने अपने हाथों में दोनों तलवारें लहराई, लिंग जी ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में 16 साल के बच्चे जैसा बचपना का जरा भी आभास नहीं था। उत्साह का कोई रंग नहीं था, यहाँ तक कि पहले की तीव्रता भी खत्म हो गई थी। युनचे की भौहें थोड़ी तन गईं क्योंकि अचानक उसके दिल में सतर्कता पैदा हो गई, क्योंकि उसकी आंखों के सामने लिंग जी अचानक उसकी आभा में एक महान परिवर्तन से गुजरा था। इस प्रकार का परिवर्तन स्वयं से नहीं आया, बल्कि उसके हाथों में दो तलवारों से आया। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 230। अधिपतियों का रोष 1। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 230। अधिपति का रोष 1। हेवनली स्वॉर्ड विला के लिए तलवारें केवल हथियार नहीं थी, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका थी। 3 स्काई प्रोफाउंड तलवारें जो ब्लू विंड एम्पायर में प्रसिद्ध थी, लिमिटलेस स्वॉर्ड, सेलेस्टियल युआन स्वॉर्ड और सेलेस्टियल यांग स्वॉर्ड के साथ हेवनली स्वॉर्ड विला द्वारा ऐसा व्यवहार किया गया जैसे कि वे पवित्र खजाने के बराबर अस्तित्व थे। भले ही सेलेस्टियल युआन तलवार और सेलेस्टियल यांग तलवार दोनों ही द लिमिटलेस स्वॉर्ड से कमजोर थी, लेकिन ये दोनों तलवारें शुरू से ही एक ही मालिक के लिए थीं। दोनों तलवारों की ताकतें एक दूसरे की पूरक थीं और एक साथ इस्तेमाल होने पर द लिमिटलेस स्वॉर्ड की प्रतिद्वंद्वी ताकत प्रदर्शित कर सकती थी। बात सिर्फ इतनी थी कि इन कुछ 100 वर्षों में कोई भी एक साथ दिव्य यांग तलवार और दिव्य युआन तलवार दोनों को अपने अधीन करने में सक्षम नहीं हो पाया था। लिमिटलेस तलवार लिंग यूफेन के पास थी। दिव्य युआन तलवार को 3 साल पहले लिंग युन ने अपने अधीन कर लिया था। दिव्य यांग तलवार को लिंग जी ने वश में कर लिया था, लेकिन अब दिव्य युआन तलवार मुख्य रूप से लिंग यू की आध्यात्मिक प्रेरणा के तहत अस्थायी रूप से लिंग जी के नियंत्रण में थी, जिससे लिंग जी को युआन यांग संयोजन में अपने हाथों में दिव्य युआन तलवार और दिव्य यांग तलवार दोनों का उपयोग करने की अनुमति मिली। उनके बाएं हाथ में दिव्य युआन तलवार और दाहिने हाथ में दिव्य यांग तलवार के साथ 2 तलवारें, एक सियान और एक नारंगी, लिंग जी के शरीर के सामने एक क्रॉस में एक साथ जुड़ी हुई थी। तलवार के बल की लहरों से आसपास का स्थान पानी की तरह तरंगित हो गया। लिंग जी की आंखों में एक ठंडी नजर भर गई। उसने धीमी आवाज में कहा, बॉस, आप मेरी कल्पना से भी अधिक शक्तिशाली हैं। मैं अंततः समझ गया कि आपके पिछले शत्रु कुछ साधारण तलवार के प्रहारों से पराजित होने के बाद इतनी बुरी स्थिति में क्यों थे। ये पता चला है कि जिस भारी तलवार को ज्यादातर लोग कचरा समझते हैं वह वास्तव में काफी डरावनी है। मेरे पास 2 स्काई प्रोफाउंड तलवारें हैं। हथियारों के मामले में मैं भारी बढ़त पर हूँ। अगर मैं तुमसे जीत भी जाऊं तो कोई शान नहीं होगी। हालांकि अगर मैं अपने बड़े भाई की दिव्य युआन तलवार की ताकत उधार नहीं लेता तो मेरे लिए आपके खिलाफ जीतने का कोई रास्ता नहीं है। इससे पहले जब उसने युनचे को एक ही तलवार के वार से घायल कर दिया था तो किसी भी तीसरे पक्ष ने देखा होगा कि उसे अपनी तलवार वापस लेने के लिए मजबूर किया गया था। युनचे की भारी तलवार के वार से बचने के लिए तेजी से तलवार चलाई और इस तरह केवल एक छोटी सी खरोंच रह गई जो दर्दनाक या खुजली वाली भी नहीं थी। केवल लिंग जी ही अपने दिल में जानते थे कि ऐसा नहीं था कि उन्हें अपनी तलवार वापस लेने के लिए मजबूर किया गया था, बल्कि ये कि उनकी दिव्ययांग तलवार को प्रतिद्वंद्वी के शरीर में घुसने का रास्ता भी नहीं मिल सका। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि युचे का शरीर इस हद तक इतना मजबूत कैसे हो गया। उसकी भारी तलवार की शक्ति अतुलनीय रूप से चौंकाने वाली थी। हालांकि उनकी रक्षात्मक क्षमता किसी भी तरह से उनकी आक्रामक क्षमता से कमतर नहीं थी।
हथियार आपकी समग्र शक्ति का हिस्सा हैं। एक मजबूत हथियार को वश में करने में सक्षम होना अपने आप में ताकत का एक रूप है। तुम मेरा फायदा तो नहीं उठा रहे हो। यहाँ तक कि 2 बार तलवार चलाने में सक्षम होना भी केवल एक ही तलवार चलाने की तुलना में कहीं अधिक कठिन है। यदि सही ढंग से प्रदर्शन नहीं किया जाता है तो दोहरी तलवार चलाना केवल एक ही तलवार का उपयोग करने की तुलना में कमजोर हो सकता है। यदि आप एक ही समय में दोनों तलवारों की पूरी ताकत को चमका सकते हैं तो ये भी आपकी क्षमता है। आओ, मुझे अपनी असली ताकत की पूरी सीमा देखने दो। यू चे के शब्दों से उसके शब्दों से एक आरामदायक रवैया झलक रहा था, लेकिन उसकी आंखों में चमक गंभीर थी, क्योंकि वर्तमान में लिंगजी से निकलने वाली ताकत पहले की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत थी। 2 स्काई प्रोफाउंड तलवारों के संयोजन के बाद, जिनमें पूरक ताकतें थीं, तलवार से निकलने वाली शक्ति कई गुना अधिक मजबूत थी। लिंगजी ने अपनी कलाइयों को हल्के से झटका दिया। बस इतनी सी हलचल से 2 तेज तलवारें बाहर आ गईं, जिससे आसपास की हवा में हल्की सी कंपन पैदा हो गई। जिस लिंगजी ने अपनी गहन शक्ति और तलवार के इरादे की पूरी सीमा को उजागर कर दिया था, वह ऐसा था मानो वह एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा हो जो बादलों तक पहुंच गया हो, और तलवार की नोक इतनी असाधारण थी कि वह दुनिया को तबाह कर सकती थी। RIIIP दिव्ययान तलवार लिंगजी के हाथ से उड़ गई और यूचे की ओर तरल प्रकाश की तरह प्रवाहित हुई। उसी समय लिंगजी का शरीर मृगतृष्णा बन गया। उसके हाथों में तलवार की रोशनी एक महीन रेखा बन गई और फिर गायब हो गई, मानो आसपास की हवा के अंतराल में छिप गई हो। 2 तलवारें, एक सामने और एक पीछे, एक बाएं और दाएं, यूचे की ओर चुप गईं। जब वे अभी भी 30 मीटर दूर थे, यूचे को पहले से ही महसूस हुआ कि टिप उसके गले पर थी, और उसकी दृष्टि की सीमा के भीतर वह स्काई प्रोफाउंड तलवारों की छाया भी नहीं देख सका। वह केवल 2 निराकार ठंडी तलवार की नोकों को महसूस कर सकता था, जो तुलना से परे भयावह थी। इस बार उसने उन्हें पीछे हटाने के लिए भारी तलवार की ताकत का उपयोग नहीं किया, क्योंकि दोनों तलवारें इतनी तेज थीं कि उनके पास उसकी भारी तलवार से उत्पन्न तलवार की लहर को आसानी से काटने की बहुत संभावना थी। युआन यान संयोजन को कम करके नहीं आंका जा सकता। शक्ति के मामले में ये दिव्ययान तलवार से कहीं अधिक मजबूत थी। स्टार गॉड्स ब्रोकन शेडो सक्रिय हो गया। यूचे ने तुरंत 3 क्लोन भेजे, जिससे दिव्य युआन तलवार और दिव्ययान तलवार एक साथ खाली हवा में छेद करने लगी। लिंगजी ने धीमी दहाड़ दी और तेजी से अपना शरीर घुमाया। दिव्ययान तलवार ने तुरंत तलवार की 30 बत्तियां बुझा दी। यह एक टूटते तारे की तरह था। दिव्ययान तलवारें यूचे की पीठ की ओर गिरी। 2 आकाशीय गहरी तलवारें, एक हाथ से चलाई जाने वाली, दूसरी आध्यात्मिक तलवार के इरादे से चलाई गई, एक साथ बुनी हुई। ची ची ची, हाथ में केवल दिव्ययान तलवार के साथ लिंगजी के हमले को भारी तलवार से पूरी तरह से विफल कर दिया गया था। यह यूचे के शरीर को छू भी नहीं सका। हालांकि उस समय यूचे अपनी भारी तलवार के फटने से उत्पन्न तूफान को स्पष्ट रूप से सुन सकता था, जैसे कि वह बढ़िया रेशम हो। अधिपति की भारी तलवार को तुरंत वापस ले लिया गया और रक्षा में स्थानांतरित कर दिया गया। दोनों तलवारों की दसियों किरणें भारी तलवार के बल क्षेत्र में घुस गईं और फिर एक प्रचंड तूफान की तरह अधिपति की विशाल तलवार को काट डाला। डंग डिंग 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 डिंग। हाँ, यूचे ने भारी तलवार को काट दिया और एक बार फिर भारी तलवार से फूटने वाली ताकत के कारण तलवार की सभी किरणें विक्षेपित हो गईं। साथ ही वह तेजी से पीछे हट गए। उसकी नजर नीचे की ओर मुड़ी और अधिपति विशाल तलवार पर पड़ी। इस समय उसका स्याह काला शरीर विभिन्न आकारों के कई दसियों घावों और घावों से भरा हुआ था। छोटे वाले महज एक दाने के आकार के थे, जबकि बड़े वाले 2 इंच के थे। 2 स्काई प्रोफाउंड तलवारों के संयोजन की शक्ति बस पृथ्वी प्रोफाउंड जैसी थी। हथियार विरोध नहीं कर सका। 2 तलवारों के संयोजन से लिंगजी को पिछले कुछ आदान प्रदानों में भारी फायदा हुआ था। उसने यूचे को सांस लेने का समय नहीं दिया। उसके बाएं हाथ में दिव्य युआन तलवार थी। दोनों तलवारें उसकी छाती के सामने पार हो गईं। तलवारों को ढकने वाला नारंगी रंग और हरे रंग की रोशनी बेहद मजबूत, लगभग चमकदार हो गई। स्वर्ग की शक्तिपूर्ण तलवार, मून ब्रेक। हाँ, लिंगजी की तेज दहाड़ के बाद युआन और यांग जुड़वा तलवारों के संयोजन से 2 अलग अलग रंग की तलवार की किरणें अचानक निकली, जो 2 प्रतिच्छेदित नारंगी और सियान किरणों से बनी एक क्रॉस आकार की तलवार की नोक में बदल गईं। तलवारों का उपयोग करने वाले अधिकांश संप्रदायों में तलवारों के लिए मुख्य सिद्धांत यह नहीं था कि तलवार का वार कितना तेज था, बल्कि यह कितना तेज था। हेवनली स्वॉर्ड विला के लिए भी यही स्थिति थी। तेज तलवार की किरण के साथ मिलकर एक तेज शरीर आसानी से स्थिति को नियंत्रित कर सकता है और प्रतिद्वंद्वी को तुरंत मार सकता है। स्वर्ग की शक्तिपूर्ण तलवार में 7 रूप शामिल थे। आधे साल पहले लिंगजी ने पहले ही सन पीएस फॉर्म में महारत हासिल कर ली थी।
हेवंस माइट एब्सोल्यूट स्वॉर्ड सन पियर्स हेवनली स्वॉर्ड विला का सबसे शक्तिशाली तलवार हमला था और लिंगजी का मून ब्रेक सबसे तेज था। इसके अलावा यह युआन यान कॉम्बिनेशन के साथ किया गया मून ब्रेक भी था। लिंगजी पहले से ही यूचे के बहुत करीब थे। यूचे ने केवल एक सियान नारंगी किरण टिप की चमक देखी और फिर उसके 2 फीट के भीतर 2 स्काई स्ट्रेंथ तलवार सेनाएं थीं। टकराना मून ब्रेक की नोक ओवरलॉर्ड की विशाल तलवार पर लगी जिसे यूचे ने तेजी से अपने सामने रख लिया। तीव्र ध्वनि के साथ तलवार के बल का तूफान जोर से फूट पड़ा। सियान तलवार की नोक और नारंगी तलवार की नोक दोनों से एक साथ हुए विस्फोटों के बाद एक ही पल में अनगिनत तलवार की किरणें यूचे की ओर तूफान की तरह उड़ने लगी। अधिपति की विशाल तलवार तेजी से हिली और यूचे ने पीछे हटने के लिए अपनी सबसे तेज गति का इस्तेमाल किया। अपनी गहन शक्ति को बढ़ाते हुए उसने स्टार गॉड की ब्रोकन शेडो को सक्रिय किया और फिर तुरंत ऊपर हवा में कई दसियों मीटर तक उड़ गया, अंततः मून ब्रेक की तलवार की किरण के घुमा हमले से मुक्त होने से पहले। हालांकि उनके कपड़ों में कई दसियों छेद थे और उनके शरीर पर कई छोटे घाव थे। उसके माथे पर एक क्षैतिज चीरा लगा था और ताजा खून का एक धागा धीरे धीरे बाहर टपका, फिर तुरंत बहना बंद हो गया। जैसा कि अपेक्षित था, हेवनली स्वॉर्ड विला यूचे के दिल में एक चिंताजनक चीख थी। वह धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ा। जब उसके दोनों पैर जमीन को छू गए तो उसके हाथ अचानक हिल गए। अधिपति की विशाल तलवार का आधा हिस्सा टूट गया था। वह एक जोरदार धमाके की आवाज के साथ जमीन पर गिरा, जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया, जिससे फर्श में फ्रैक्चर हो गया। पूरे स्वॉर्ड डिस्कोर्स अरेना में बिल्कुल सन्नाटा था। सभी की आंखें खुली रह गईं और उनके गले से बहुत देर तक कोई आवाज नहीं निकल सकी। विशेष रूप से युवा गहन अभ्यासियों के लिए वे अपनी रीढ़ की हड्डी, अपने 4 अंगों और यहाँ तक कि अपने दांतों के बीच के अंतराल के माध्यम से ठंडी हवा महसूस कर सकते थे। इस लड़ाई ने उन्हें अपनी दोनों आंखों से वास्तव में यह समझने दिया कि हेवनली स्वॉर्ड विला का क्या मतलब है, ब्लू विंड एम्पायर का नंबर 1 संप्रदाय होने का क्या मतलब है। वह निराकार तलवार की किरण, वह तलवार के आकार जिसने 300 मीटर दूर बैठे दर्शकों को ठंडा और बेदम कर दिया था। असीमित तलवार का इरादा जो कि स्पिरिट प्रोफाउंड दायरे से ऊपर के विशेषज्ञ से होना चाहिए था, और अकल्पनीय डरावनी तलवार तकनीक जो किसी भी अपेक्षित शक्ति को पार कर गई। इनमें से कोई भी चीज तलवारों की उनकी पिछली अवधारणा को गहराई से नष्ट करने में विफल रही। उनकी महानता ने अन्य सभी तलवारों को ध्वस्त कर दिया। इस तरह के तलवार प्रदर्शन के सामने अन्य तलवार के रूप सबसे चमकीले चंद्रमा की रोशनी की तुलना में जुगनू की तरह फीके थे। ये है हेवनली स्वॉर्ड विला, एक बुजुर्ग व्यक्ति ने गहरी आह भरी। उसके हाथों में तलवार का इरादा पहले से ही आत्मा गहन क्षेत्र के छठे स्तर पर ही इतने डरावने स्तर पर है। अगर मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मैं इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं कर पाता। बहुत भयावह, वही ऊंचे भी भयावह रूप से मजबूत है। ये सोचने के लिए कि वह लिंगजी की तलवार के हमले के तहत इतने लंबे समय तक सहन कर सकता है। अगर मैं उनकी जगह होता तो शायद 2 एक्सचेंजों तक भी नहीं टिक पाता। हालांकि उसकी भारी तलवार पहले ही टूट चुकी है। जीत या हार तो पहले ही हो जानी चाहिए थी, फैसला किया। मन बुरा नहीं है। इतनी शक्ति के साथ मून ब्रेक का उपयोग करने में सक्षम होने के लिए ये स्तर मुझे सुखद आश्चर्यचकित करने के लिए पर्याप्त है। लिंग यूफेग ने सिर हिलाया और उसका चेहरा कुछ डिग्री तक शिथिल हो गया। ईमानदारी से कहूँ तो अगर उसने युआन यान कॉम्बिनेशन का उपयोग नहीं किया होता तो लिटिल जी उसका मुकाबला नहीं कर पाता। लिंग युन ने बात की। लिंग यूफेग ने मौन होकर सहमति व्यक्त की। इससे इनकार करने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था। जूनियर ब्रदर यून, जिस क्षण ओवरलॉर्ड की विशाल तलवार टूटी, कैंग यू का दिल, जो चिंता से लटका हुआ था, एक ही झटके में डूब गया। अधिपति की विशाल तलवार अनंत काल से यूचे का हथियार थी, लगभग यूचे के हथियारों में से एक की तरह। अब जब अधिपति की विशाल तलवार टूट गई थी तो यूचे के लिए लिंग जी का विरोध करने की कोई संभावना नहीं होगी। उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और धीरे से कहा, ये ठीक है जूनियर भाई यून, आप पहले से ही बहुत उत्कृष्ट हैं। मैं तुम्हें महिमा दूंगा। ब्लू विंड इंपीरियल परिवार भी आपको गौरव प्रदान करेगा। शीर्ष 4 में प्रवेश करने में सक्षम होने के लिए वह पहले ही अनगिनत बार मेरी उम्मीदों से आगे निकल चुका है। ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस के लिए ऐसा शिष्य होना एक सौभाग्य है जो हर 100 साल में केवल एक बार मिलता है। राजकुमारी कैंग यू, ये व्यक्ति जिसे आप न्यू मून सिटी से वापस लाए हैं, निश्चित रूप से एक सिंहासन बन जाएगा जो पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। फिर भी किन वुशांग असाधारण शांत तरीके से हंसे। यूचे के यहाँ तक पहुँचने से वह पहले से ही बहुत संतुष्ट था। हाँ, जीजाजी पहले से ही बहुत उत्कृष्ट हैं। प्रतिद्वंद्वी हेवनली स्वॉर्ड विला से है।
हानि तो हानि है। जीजाजी शीर्ष 4 में आ गए, यही काफी है लंबे समय तक गर्व करने के लिए। ज़िया युवानबा ने अपनी मुट्ठियां पकड़ ली और थोड़ा प्रयास करते हुए कहा, क्योंकि उसकी आवाज अभी भी अफसोस से भरी हुई थी। उसने स्वाभाविक रूप से यूचे को हारते हुए देखने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन चाहता था कि वह अभी भी एक और कदम उठा सके और भी ऊंचे स्तर तक पहुंच सके। उन सभी को जिन्होंने उसका उपहास किया और उसे भगाया, उन सभी को केवल उसकी ओर देखने की अनुमति दी। जैसे ही अधिपति की विशाल तलवार टूटी, लिंगजी भी स्तब्ध रह गए। उसने तुरंत हमले का जवाब नहीं दिया, बल्कि दोनों तलवारें नीचे रख दी और अफसोस से भरी आवाज में कहा, मुझे खेद है, ये जानबूझकर नहीं किया गया था। कैसा रहेगा? प्रतियोगिता के बाद मैं तुम्हें एक तलवार वापस कर दूंगा। स्वॉर्ड मैनेजमेंट टेरेस में कई अच्छी भारी तलवारें भी हैं। टूटी हुई अधिपति की विशाल तलवार को देखकर यूची क्षण भर के लिए निराश हो गया। लिंगजी की बातें सुनकर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें भी मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। यह मेरी क्षणिक लापरवाही थी जो इसकी रक्षा नहीं कर सकी। युनचे आगे बढ़े और तलवार के शरीर का टूटा हुआ आधा हिस्सा वापस ले लिया और धीरे से कहा, मेरे पुराने दोस्त, तुमने मेरे विकास के पूरे चरण में मेरा साथ दिया है, लंबे समय तक कठिन संघर्षों में मेरा साथ दिया है। ये वास्तव में आपके लिए उचित आराम करने का समय है। निश्चिंत रहो कि मैं तुम्हारे फ्रैक्चर को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। ये लड़ाई मैं आपके देखने के लिए इसे आसानी से जीत लूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, तलवार के शरीर का टूटा हुआ आधा हिस्सा यूचे ने पहले से ही स्काई पॉइजन पल के भीतर रखा था। जैसे ही वह दूसरे टूटे हुए हिस्से को भी अपने हाथ में रखने की तैयारी कर रहा था, अचानक उसके हाथ से एक तीव्र प्रतिक्रिया हुई। तलवार के टूटे हुए आधे हिस्से से शांत काली रोशनी की एक फीकी और पतली परत चमक रही थी। यूचे क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। अधिकांश स्काई प्रोफाउंड स्वॉर्ड्स में निम्न स्तर की आध्यात्मिक चेतना थी, लेकिन अर्थ प्रोफाउंड स्वॉर्ड्स में मूल रूप से कोई आध्यात्मिक चेतना नहीं थी। और फिर भी अधिपति विशाल तलवार की वर्तमान उपस्थिति ने तलवार की आध्यात्मिक चेतना की प्रतिक्रिया को स्पष्ट रूप से दिखाया। भले ही अधिपति की विशाल तलवार एक पृथ्वी गहन तलवार थी, यह अन्य पृथ्वी गहन तलवारों से अलग थी क्योंकि यह एक अधिपति द्वारा उपयोग की जाने वाली तलवार थी। पिछले वर्षों में अधिपति ने इस पर कब्जा कर लिया और 5000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक युद्ध किया और अनगिनत बार हजारों सैनिकों को हराया। न जाने कितने शत्रुओं का इसने नाश किया, कितना ताजा रक्त पिया। हत्या के इरादे, दुर्भावना, दबंग आभा, वीरता और युद्ध के मैदान में खून की गंध से अनगिनत बार कलंकित होने के बाद इसने धीरे धीरे आध्यात्मिक चेतना प्राप्त की। यह एक अधिपति की तलवार थी, एक राजा जिसने युद्ध के मैदान में 10,000 सैनिकों को मार गिराया था। उसे पराजय और विनाश कैसे स्वीकार हो सकता था? कंपन महसूस हो रहा है अधिपति की विशाल तलवार से आते हुए। यूचे की अभिव्यक्ति चिंता से शांति में बदल गई और तदनुसार मुस्कुराने लगी। अच्छा, अब मैं समझा, आप एक रक्षा करने वाली तलवार हैं, लेकिन इससे भी अधिक आप एक अधिपति की तलवार हैं। केवल मृत्यु है और कभी बचना नहीं। भले ही तलवार टूट जाए, वह पीछे हटने को तैयार नहीं है। यूचे ने अधिपति की विशाल तलवार का आधा हिस्सा अपने हाथों में लहराया और टूटी हुई तलवार के ब्लेड को लिंगजी की ओर इशारा किया। ये लड़ाई मैं इसे तुम्हारे साथ मिलकर समाप्त करूंगा। टूटने का बदला तुम खुद पाओगे। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।